क्योंकि यही वो डेज है जो ये डिसाइड करेगा कि कल को आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कैसा आने वाला है। अब हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, तो उसके लिए क्विक रिवीजन आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में मिली है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो उसके लिए ना 3 लिस्ट बनाई जाती है, यूनियन लिस्ट और आपकी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पूरा का पूरा इतने काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटीज अड्डा। दिस इज अनीता शर्मा। लास्ट के डेज में या लास्ट मोमेंट पर की गई एक अच्छी से रिवीजन, एक अच्छी से प्रैक्टिस आपको आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करा सकती है। क्योंकि यही वो डेज है जो ये डिसाइड करेगा कि कल को आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कैसा आने वाला है। यही वो डेज हैं जो साल भर से आपने पढ़ा उसको एक फाइनल टच देना है। क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे एक अच्छी सी रिवीजन प्रैक्टिस करके जाएगा वही अपना अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कैसे? क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ें। अभी हमें करना है स्मार्ट वर्क, अभी हमने करनी है स्मार्ट रिवीजन। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, खास करके हिस्ट्री के अंदर। तो अब हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, तो उसके लिए क्विक रिवीजन आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी आपको हिस्ट्री में अच्छा स्कोर कराने में। तो आज की वीडियो उसी पर ही बेस्ड है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिस्ट्री की बुक 1, बुक 2, बुक 3 की तीनों की रिवीजन कराने वाली हूं। बहुत ही कम टाइम में सारी चीजों को हम रिकॉल करने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ रह करके वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियत तक शेयर भी कर देना है, ताकि सभी बच्चे इससे एक बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के क्लास 12th हिस्ट्री कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, किसकी? इसकी बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3 की। बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3। ठीक है, एंड बुक 3, राइट। तो इन तीनों बुक को हम रिवाइज करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अपने फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है ब्रीक, पीस एंड बोन्स। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट एक्सकवेशन का काम हड़प्पा सिटी से ही स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में मिली है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके पूरे के पूरे सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज, जिसको हम प्री फेज कहते हैं, इसका टाइम पीरियड 6000 से लेकर के 2600 बीसी। जो सेकंड है आपका, जिसको हम मैच्योर हड़प्पा के नाम से जानते हैं, मिडल फेज है, इसका टाइम पीरियड है 2600 से लेकर 1900 बीसी। और जो थर्ड फेज है, यानी कि लेटर फेज है, जिसमें डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी, इसमें 1900 से लेकर के और 1300 बीसीई तक का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक ये थी, कहां से कहां तक ये फैली हुई थी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा का पूरा आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसके अलावा हड़प्पा के लोग क्या काम किया करते थे, अपना जीवन निर्वाह कैसे किया करते थे? तो हड़प्पा के लोग एग्रीकल्चर करते थे, पैस्टोरिज्म किया करते थे और ट्रेड भी किया करते थे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सब्सटेंसेस को देखते हैं कि वो एग्रीकल्चर कैसे करते थे, कौन कौन सी टेक्निक्स को वहाँ पर यूज़ किया करते थे, कौन कौन सी फसलों को उगाया करते थे, सारी चीज़ यहाँ पर जानेंगे। सो एग्रीकल्चर में खास करके वीट हो गया, बार्ले हो गया, लेंटिल हो गया, चिकपी हो गया और मिलेट्स, इन फसलों को वो उगाया करते थे। नेक्स्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, पशुपालन भी किया करते थे, जैसे आपका शीप हो गया, गॉट हो गया, मतलब डोमेस्टिकेशन भी किया करते थे, फिशिंग भी करते थे। क्योंकि हड़प्पा के लोग प्लांट ईटर भी थे और एनिमल ईटर भी थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? बात करते हैं कि हड़प्पा के लोग अपने फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए क्या यूज़ किया करते थे। वेल्स यूज़ करते थे, या फिर कोई कैनाल बनवाई हुई थी, या फिर कोई वाटर रिजर्वे बनाया हुआ था। तीनों से ही ये इरिगेशन किया करते थे अपने फील्ड्स को। तो इसके प्रूफ हमें मिले हैं, कैनाल्स के प्रूफ मिले हमें शोरतुगई अफगानिस्तान से। एक बहुत बड़ा सा हमें वाटर रिजर्वे मिला है, इसमें बहुत सारा पानी स्टोर होता था और इस स्टोर्ड वाटर को वो अपने फील्ड्स में इरिगेशन करने के लिए इसको यूज़ किया करते थे। इसके अलावा हमें प्लो के प्रूफ मिले हैं चोलिस्तान और बनावली से, क्योंकि हमें एक टेरिकोटा टॉय मॉडल बुल उसकी फॉर्म में मिला है, आपके हल की फॉर्म में। ये मिला हमें चोलिस्तान, बनावली से, 2 साइड से मिला है। इससे ये पता चलता है कि वो लोग हलों का भी यूज़ करते थे, राइट। और उसके अलावा हमें प्लोड फील्ड के प्रूफ मिलते हैं कालीबंगा से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। हमें या हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि कौन लोग रिच होते थे, कौन लोग जो है वो पुअर होते थे? तो ये हमें पता चलता है डेड बॉडी से। तो डेड बॉडीज़ को गड्ढों में दफनाया जाता था। तो किसी किसी डेड्स के साथ में हमें बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स वगैरह मिलते थे, किसी किसी के साथ में हमें मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन मिलते थे, किसी किसी के साथ में यहाँ पर बीड्स, ज्वेलरी वगैरह मिलती थी। इससे पता चलता है कि कौन लोग रिच थे, कौन लोग पुअर थे।
अब यहाँ पर हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी वो आज तक अनडिसाइफर्ड है, क्योंकि वो एक पिक्टोग्राफ होती थी, तो किस सिंबल का क्या मीनिंग वो निकाला करते थे, उनका क्या मीनिंग होता था, आज तक इसको डिसाइफर नहीं किया जा सका। इसीलिए हड़प्पा की स्क्रिप्ट को एक एनाग्रामेटिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, मोहनजोदारो की, जो कि हड़प्पा की सबसे सुंदर सबसे बड़ी सिटी कहलाती थी। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो था आपका सिटाडेल और दूसरा था लोअर टाउन। सिटाडेल के अंदर हमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स पाई गई जो कि ये इंडिकेट करती है कि ये किसी पब्लिक पर्पस से बनाई होगी, जैसे ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रीनरी है। ग्रेट बाथ को यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर टैंक होता था, इसके साउथ और नॉर्थ साइड में स्टेयर्स बने होते थे इसमें अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। इसके ईस्ट और वेस्ट साइड में यहाँ पर 4 चेंजिंग रूम बने हुए थे। तो पूरा का पूरा ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर है, राइट। और उसके अलावा इनके जो घर होते थे, जो सेटलमेंट्स होते थे, वो ग्रिड पैटर्न पर बने होते थे, चाहे और रोड जो थे, स्ट्रीट जो होती थी, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती थी 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि राइट एंगल पर। ठीक है, उसके बाद में ब्रिक्स का भी अपना एक स्टैंडर्डाइज रेशियो होता था 4:2:1। तो सभी के घरों में जो भी ईंटें यूज होती थी तो उनका एक ही नापतोल होता था, राइट। ड्रेनेज सिस्टम इसका सबसे बेस्ट फीचर माना जाता है। ड्रेनेज सिस्टम को इतनी ब्यूटीफुली बनाया गया था ना कि हर एक घर के दीवार के साथ, गली के साथ में, स्ट्रीट के साथ में लगी होती थी, उसी के साथ साथ में ही ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे ताकि आने जाने वाले पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनको कवर किया जाता था स्टोन स्लैब से या फिर वुडन स्लैब से। इनके जो रेजिडेंस, इनके जो सेटलमेंट्स होते थे वो जनरली छोटे होते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स पाए गए हैं उनके अंदर जैसे एक वेल भी होता था, कुआं भी होता था, कोर्ट यार्ड भी होता था जिसको हम आंगन के नाम से जानते हैं, राइट। उसके अंदर ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, कुकिंग होती थी, वीविंग होती थी, बैठ कर गॉसिप्स वगैरह भी कर लिया करते थे, है ना। तो ये सारा का सारा आपका रेजिडेंशियल एरिया में आ जाएगा। इसके अलावा हड़प्पा के लोग आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन भी किया करते थे, तो इसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करते थे। प्रेशियस स्टोन्स लगाए जाते थे, उसके अंदर मेटल्स यूज़ की जाती थी, राइट। तो यहाँ पर अब कौन सी जगह से क्या लाया जाता था, जैसे यहाँ पर स्टोन्स की बात करते हैं तो प्रेशियस स्टोन जैसे लापिस लाजुली जो है वो अफगानिस्तान शोरतुगई से लाया जाता था, जो कि एक ब्लू कलर का स्टोन होता था। इसी तरीके से लोथल से जो है वो कार्लेनियन लाया जाता था, जो कि रेड कलर का स्टोन होता था। जो कॉपर होता था, एक होता है स्टेटाइट, सॉफ्ट स्टोन होता है, वो साउथ राजस्थान से लाया जाता था। एक होता है कॉपर जो है वो खेतरी राजस्थान से लाया जाता था। तो इन सभी को जो है बीड्स मेकिंग के काम में लिया जाता था। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ से सबसे ज़्यादा शेल्स का काम किया जाता था, मतलब सबसे ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन चोलिस्तान में होता था और यहाँ से शेल्स को ले जाया जाता था। सबसे ज़्यादा शेल्स यहीं पर पाए जाते थे नागेश्वर और बालाकोट से, क्योंकि ये दोनों के दोनों कोस्टल एरियाज थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, ट्रेड की। हड़प्पा के लोगों के ट्रेडिंग रिलेशंस न सिर्फ लोकल इंडिया के अंदर से ही थे बल्कि बाहर की कंट्रीज से भी थे, खास करके मेसोपोटामिया सिटीज़ से। तो मेसोपोटामिया की सिटीज़ से हमें बहुत सारे, हमें यहाँ की जो हड़प्पा की जो मोहरें थी, सील्स थी, हमें वहाँ पर मिली और वहाँ की सील्स हमें साउथ इंडिया से मिली है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में ट्रेडिंग किया करते थे। इसके अलावा हमें मेसोपोटामिया के एक टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा हुआ मिला है कि उनके यहाँ पर कॉपर जो है वो ओमान से आता है, और कहीं ना कहीं ये ओमान जो सिटी है वो खेतरी को बोला गया है, राइट। तो ये हमें ये बताती है, इंडिकेट करती है कि दोनों के ट्रेडिंग रिलेशंस हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, हड़प्पा डिक्लाइन कैसे हुई। तो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, कुछ का मानना है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लड आने की वजह से, कुछ का मानना है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और यहाँ पर इन चीज़ों के अलावा हमारी टेक्स्ट बुक्स में यानी कि एनसीईआरटी में ये भी बताया कि कोई किसी ने यहाँ पर आक्रमण किया होगा, अटैक किया होगा, इन्वेड किया होगा, सभी को मार दिया, खुद वहाँ पर आकर के सेटल्ड हो गए, राइट। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, अथॉरिटी की बात करते हैं, एंशिएंट अथॉरिटी की बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि प्रिस्ट किंग की मूर्तियाँ ना सिर्फ हमें मोहनजोदारो से मिली बल्कि अलग अलग जगहों से मिली। तो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि कोई एक रूलर नहीं था, अलग अलग रूलर थे। किसी का मानना है कोई रूलर था ही नहीं, राइट। और कहता है कि कोई जो है एक रूलर होगा जिसने सब कुछ प्लान किया होगा, तब जाकर उसको एक्सिक्यूट किया होगा, ठीक है। हड़प्पा के लोगों का रिलीजियस अगर पूछा जाए कि रिलीजन क्या था, तो इसके हमें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है, क्योंकि ना ही हमें कोई टेम्पल का प्रूफ मिलता है जिसमें कि कोई मूर्ति रखी गई हो जिससे कि डिफाइन कर सके ये गॉड थे। तो सिर्फ ये है कि जैसे फायर अल्तार्स हो गए, पशुपति शिव की जो एक मूर्ति थी वो सील के अंदर डिपिक्टेड मिली, ठीक है। या फिर हो सकता है जो टेरिकोटा फिगराइन थी या फिर जो मदर गॉडेस थी उसकी भी बहुत सारी मूर्तियाँ मिली जो हैवी ज्वेलरी पहने हुए दिखाए गए हैं। तो इसके लिए एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली, इसलिए सिर्फ हम अजम्पशन कर सकते हैं कि शायद इनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा हो, राइट। तो ये पूरा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्कवरीज की, ठीक है। हड़प्पा की डिस्कवरी में किन किन आर्कियोलॉजिस्ट का
कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम की, जो फर्स्ट एएसआई बनते हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। तो ये जो है वो पुरातात्विक विभाग के जनक भी कहते हैं इनको। फिर दयाराम साहनी जो कि 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर करते हैं। आरडी बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया 1922 के अंदर। जॉन मार्शल 1924 के अंदर पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हड़प्पा के बारे में पूरी दुनिया को बताया कि एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो हालांकि हमारे लिए नहीं है लेकिन है ये बहुत पुरानी, राइट। उसके बाद में REM विलर 1944 के अंदर ये एएसआई बनते हैं और उन्होंने साइंटिफिक तरीके से चीज़ों पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो ये पूरा का पूरा है। हड़प्पा के स्क्रिप्ट जो है वो अनडिसाइफर है। अगर यहाँ पर वेट की बात आती है तो हड़प्पा के लोग जो वेट्स यूज़ किया करते थे, तो छोटी छोटी ज्वेलरी के लिए वो लोग छोटे वेट्स यूज़ किया करते थे, बड़ी के लिए बड़े वेट्स। इनके अंदर कोई मार्किंग नहीं होती थी 1 kg 2 kg करके, और ये चर्ट पत्थर के बने होते थे। तो ये सारा का सारा चैप्टर हमें विद इन जो है वो आपके 5 to 10 मिनट्स में अपने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं, जो कि हमारा है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, जिसमें हम करेंगे 1600 BCE से लेकर के 600 BCE से लेकर के 600 BCE से लेकर के और 600 CE के बीच में, ठीक है, किस तरीके से पॉलिटिकल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज की। तो हमें इसके सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिले कि कौन कौन सी डायनेस्टी कहाँ कहाँ पर रूल किया करती थी। तो इसके लिए काफ़ी सारे हमें एविडेंसेस को कलेक्ट करना पड़ा। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन पर जो कंटेंट लिखा हुआ था उसको स्टडी करना एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है, और इनको स्टडी करने वाले को एपिग्राफिस्ट कहा जाता है। कॉइन से हमें पता चलता है, और कॉइन्स पर जो स्टडी की जाती है उसको न्यूमेटिक्स कहा जाता है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स जो थी, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक मिली हमें, जैनास टेक्स्ट बुक मिली, कुछ संस्कृत टेक्स्ट बुक्स मिली, टूल्स मिले, पॉटरी मिली। इन सभी से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी डायनेस्टी कहाँ कहाँ पर रूल करती थी। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, महाजनपदास की, ठीक है, अर्ली स्टेट्स की बात करते हैं। तो 16 जो थे महाजनपदास थे, उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा था, मगध था, राइट। तो मगध के पावरफुल होने के रीज़न क्या थे वो भी हम बताएंगे। तो मोनार्की एंड द घानास एंड द संघा, तो यहाँ पर हर एक महाजनपद की अपनी एक कैपिटल होती थी जो कि फोर्टिफाइड होती थी, और राजा भी वहीं पर रहता था। सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ वहीं से ही स्टार्ट होती थी, राइट। तो यहाँ पर टैक्सेस, आर्मीज, ब्यूरोक्रेसी और धर्मसूत्र, और यहाँ पर इसको मगध को पावरफुल बनाने में राजाओं का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे अजातशत्रु थे, बिंबिसार थे, महापद्मानंद थे, इन्होंने मगध को दूर दूर तक एक्सटेंड किया, राइट। और साथ में मगध के पावरफुल होने के रीज़न ये भी माने जाते हैं क्योंकि मगध जो है आज का बिहार, तो पहले इसके अंदर झारखंड भी मर्ज था। झारखंड के अंदर आयरन माइंस होती थी, तो आयरन माइंस से आयरन को निकाल करके टूल्स बनाते थे और साथ में वेपन्स वगैरह बनाते थे जो इनके आर्मी में और डेली लाइफ में यूज़ किए जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते थे, फॉरेस्ट के अंदर जो एलिफेंट होते थे वो पाए जाते थे। फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इंक्लूड किया गया था। इन सब की वजह से इसको मगध को पावरफुल माना गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट, मगध द मोस्ट पावरफुल। तो फोर्टिफाइड कैपिटल गंगा रिवर के पास ये लोकेटेड थी, यानी कि इसकी पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी वो गंगा रिवर के पास लोकेटेड थी। फर्स्ट कैपिटल पूछे तो राजगीर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि गंगा रिवर के पास लोकेटेड होने की वजह से कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो सकती थी, जिससे ट्रेड बढ़ सकता था, ट्रेडिंग रिलेशंस बना सकते थे अच्छे, ठीक है। और इसके वाटर को वो लोग इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते थे, जिससे फसल अच्छी होती, और फसल अच्छी होगी तो बाहर वो सप्लाई करेंगे, तो जिससे कि राजा के पास में पैसा आएगा और इससे इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, मौर्य एम्पायर की। तो मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 321 BC के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद में उनके बेटे आते हैं कौन, बिंबिसार। देन उनके बाद में उनका बेटा आता है अशोक, ठीक है, जिसको हम द ग्रेट अशोका के नाम से जानते हैं। द ग्रेट अशोका को एक बहुत ही हम्बल यहाँ पर किंग बताया गया है, क्योंकि उन्होंने, ठीक है, पहले जो किया वो किया, लेकिन लास्ट के टाइम में उन्होंने जब कलिंगा बैटल विन किया था, तो कलिंग बैटल के दौरान उन्होंने अपने वेपन्स को गिव अप कर दिया था कि आज के बाद वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। देन उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर के काम किए, इसीलिए वो सभी रूलर्स में सबसे हम्बल माने जाते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने एक धम्म की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, धम्म की पॉलिसी चलाई थी,
जिसमें कुछ मॉरल वैल्यूज, कुछ मॉरल एटिकेट्स लोगों को बताए गए थे जो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर लिखवाया। धम्म को प्रोपेगेट कराने के लिए उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की जिसको धम्म महामत्ता कहा जाता है। धम्म की पॉलिसी में बताया गया था कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्राह्मणों का आदर सम्मान करना चाहिए, नीडीज की हेल्प करनी चाहिए, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये कुछ मॉरल एटिकेट्स थे जो सभी को अपने जीवन में लागू करने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शन से हमें उनके शासनकाल के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, कौन कौन सी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल करी और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें की। इनके इंस्क्रिप्शन में देवपिया और प्रियदर्शी दो नामों से इन्होंने अपने आप को लिखवाया था, ठीक है। देवपिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड और प्रियदर्शी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, ये तो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर था, ठीक है, पूरा का पूरा ये नॉर्थ इंडिया के अंदर था। इतना जो आप देख रहे हो ना, पूरा साउथ को छोड़ करके पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया कवर किया हुआ था, ठीक है। इतने बड़े एम्पायर को मौर्य एम्पायर ने इतना बड़ा एरिया कवर किया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे मौर्य एम्पायर के, मतलब एक तरीके से इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए उसको 5 पॉलिटिकल सेंटर्स में डिवाइड किया गया। तो ये 5 पॉलिटिकल सेंटर्स कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी, 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे। इसके अलावा हम यहाँ पर साउथ की बात करते हैं तो साउथ में चोला, चेरास, पांड्यास, है ना, ये रूल किया करते थे, चीफेंस रूल किया करते थे, राइट। जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर राजा रूल करते थे, ऐसे ही वो साउथ में रूल किया करते थे। वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना लोगों से, उस रेवेन्यू का जो भी फंड आता था वो अपने सपोर्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे ताकि जो लोग उनके लिए काम करें तो उनको सैलरी वगैरह दे सके, ताकि अच्छे से वो काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमें संगम लिटरेचर से पता चलती हैं। डिवाइन किंग हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में ना अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। अब ये तो चलो हमने नॉर्थ इंडिया की और साउथ इंडिया की बात करी। अब सेंट्रल एशिया से कुछ इन्वेडर्स आते हैं, जैसे कुशाना रूलर्स थे। तो कुशाना रूलर्स कहाँ से आते हैं? सेंट्रल एशिया से आते हैं। सेंट्रल एशिया वाला पार्ट और पूरा का पूरा आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट वो एक्वायर कर लेते हैं और वहाँ पर वो सेटल्ड हो जाते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इंडिया के अंदर गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इन्होंने एक टाइटल ली थी देवपुत्र की, ठीक है। देवपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ गॉड। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं चेंजिंग इन द कंट्री साइड की। तो चेंजिंग इन द कंट्री साइड आयरन, उसको आयरन की वजह से ही पहले क्या करते थे, लकड़ी के हल यूज़ किया करते थे। तो जब आयरन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, आयरन को ये जानने लग गए, तो अब हलों में आयरन का यूज़ किया जाने लगा, जिससे कि जो धरती होती थी, जो भी प्लोइंग होती थी, तो उससे वो जो है डीपली खुद जाया करती थी, जिससे कि प्लांट को ग्रो करने में उसको मिट्टी से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। तो इससे फसल अच्छी होने लगी, बाहर सप्लाई करने लगे, तो इससे इकॉनमी बढ़ने लगी। तो ये कुछ बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड आता है गृहपति। गृहपति का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली। संगम टेक्स्ट लिटरेचर के अंदर हमें, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़मींदार होते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती है, बहुत सारी लैंड होती है, ठीक है। एक होते हैं नॉर्मल पीजेंट्स होते हैं, एक होते हैं जिनके पास लैंड ही नहीं होती, वो लैंडलेस पीपल होते हैं। तो 3 कैटेगरी बनाई गई। सेम इसी तरीके से साउथ में भी संगम टेक्स्ट लिटरेचर के अंदर हमें ये लिखा हुआ मिला कि वहाँ पर भी 3 कैटेगरी बनाई गई थी, वेल्लौर, उझावर और अदमई। वेल्लौर जिसको कहा जाता है जिसके पास बहुत सारी लैंड होती थी, लैंड ओनर्स होते थे। उसके अलावा उझावर प्लोमैन को कहा जाता था, अदमई जो है वो स्लेव्स कैटेगरी के होते थे, राइट। और धीरे धीरे इस तरह से एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होता रहा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टाउन और ट्रेड की बात करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होने लगा, बहुत सारा अनाज होने लगा, वो अनाज दूसरे देशों में सप्लाई होता था। अब जब ट्रेड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कॉइन सिस्टम को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अलग अलग राजाओं ने अपने अपने शासनकाल के अंदर अलग अलग सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया, कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। जैसे कुशाना रूलर्स ने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे ही इंडो ग्रीक रूलर्स होंगे, वो पंचमा कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। पंचमा कॉइन जो थे वो 2 सिल्वर और कॉपर दोनों मेटल को मिलाकर बनाए जाते थे, राइट। तो ये कॉइन्स का इंट्रोडक्शन होने से थोड़ा सा और ट्रेड में ईजीनेस हो गई थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था। तो जो क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसको गिल्डिया श्रेणी कहा जाता था, राइट। तो पंचमा कॉइन्स किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने। गोल्ड कॉइन्स किसने चलाए थे? कुशाना रूलर्स ने। और कुशाना रूलर्स जो थे वो जिस तरह के उन्होंने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो रोमन एम्पायर और जो ईरानियन एम्पायर थे, ठीक है, उनके रूलर्स ने जिस तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, वहाँ से आइडिया लेकर उतने ही वेट के उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया।
अगर मैं गुप्ता रूलर्स की बात करूं तो गुप्ता रूलर्स ने भी स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। इसी तरीके से ट्राइब के जो हेड होते थे वो भी कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया करते थे। एक योद्धे ट्राइब थी जो पंजाब और हरियाणा की थी, उन्होंने कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर पूरा का पूरा इसमें दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग इंस्क्रिप्शन की। तो अंडरस्टैंडिंग इंस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर हमें किस तरीके से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चला। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन हमें 3 लैंग्वेजेस के अंदर लिखे हुए मिलते हैं। लैंग्वेजेस अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत, एरामाइक और ग्रीक। ज़्यादातर जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे वो हमें प्राकृत लैंग्वेज के अंदर मिले। उनके अंदर जो होती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी। इसी तरीके से जो एरामाइक और ग्रीक लैंग्वेज थी उसके अंदर खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी। धीरे धीरे इसको डिसाइफर किया गया। और डिसाइफर करने वाले कौन थे? डिसाइफर करने वाले थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1838 के अंदर इसको डिसाइफर किया, ठीक है। और डिसाइफर करके बताया कि इसमें ये चीज़ें लिखी हैं। अब हमारे जो हिस्टोरियन हैं किस तरह की लिमिटेशंस उनको फेस करनी पड़ी, यानी कि इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते टाइम किस तरह की प्रॉब्लम उनको आई। तो फॉर एग्जांपल बहुत टाइम तक वो नीचे दबे हुए थे। जब उनको निकाला गया तो कुछ सेंटेंस यहाँ पर गायब हो गए थे, कुछ लेटर्स गायब हो गए थे, राइट, जिससे कि एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लग पाया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शन थे जिनकी लैंग्वेज आज तक स्टडी ही नहीं की जा सकी, मतलब किसी भी लैंग्वेज से वो मैच नहीं करती है। तो अभी भी कुछ ऐसे हैं जो कि अनडिसाइफर्ड हैं, उसको पढ़ा लिखा नहीं गया। किसी के अंदर राजाओं का नाम नहीं होता था, किसी के अंदर जो है वो टाइम पीरियड नहीं होता था, इसलिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज़ और कि ऑर्डनरी पीपल के बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया था, सिर्फ राजा के बारे में किया गया था। जैसे प्रयाग प्रशस्ति थी जिसको हम इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं, तो उसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया था, लेकिन राजा के बारे में तो लिख दिया करते थे, लेकिन उसको ऑर्डनरी पीपल कैसे रहा करते थे, क्या 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 करते थे, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं लिखी गई। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है इस तरह का है, बस रिकॉल करना था, क्विक रिवीजन करनी थी, राइट। इसी से क्या हुआ, इकॉनमी बढ़ी और धीरे धीरे सोसाइटी भी डेवलप होने लगी। लेकिन अब आगे हम यहाँ का क्या करेंगे, किंग्स, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, इसमें अर्ली सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि 600 BC से लेकर के 600 CE के बीच में किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को किस तरीके से वहाँ पर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके वहाँ पर रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ इस 3rd चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सोर्सेस टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट 600 BC से लेकर के 600 CE के बीच में। तो यहाँ पर देखिए कैसे पता चलता है, फिर मैं यही बताऊंगी कि जो भी चीज़ें हमें एक्सकवेशंस के दौरान जो भी आर्टिफैक्ट्स निकले, एक तो हमें उनसे पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, टेक्स्ट बुक से पता चलता है, स्क्रिप्चर से पता चलता है, ठीक है। नाउ सबसे ज़्यादा जो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें देती है वो देती है महाभारत, ठीक है। तो महाभारत सेंट्रल एपिक 1000 ईयर्स अगो, यानी कि 500 BC ऑनवर्ड्स इसको लिखा जाने लगा, ठीक है। इसके अंदर हमें बहुत कुछ पता चलता है कि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था। पास्ट को जानने के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ बैटल के बारे में नहीं, इसमें हमें जो है वो डांस, ड्रामा, है ना, सोसाइटी में रहने वाले लोग, है ना, इनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या होते थे, गोत्र सिस्टम क्या होता था, फैमिली क्या होती थी, किनशिप क्या होता था, सब कुछ इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं किनशिप एंड द मैरिज की। तो किनशिप और मैरिज, किनशिप किसको कहते हैं, नेटवर्क ऑफ द फैमिली, फैमिली के नेटवर्क को ही किनशिप कहा जाता है। इसके अलावा अगर कुल की बात आती है तो कुल का मतलब होता है फैमिली, जिसको हम जनाती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो वंश होता है उसको लाइनेज कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पैतरनी वर्ड दिया हुआ है। और मैरिज कितने टाइप्स की बताई गई है, 8 टाइप्स की मैरिज बताई गई है, ठीक है। तो 8 टाइप्स की मैरिज में 4 को गुड में कंसिडर किया गया, 4 को बैड में कंसिडर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानेंगे किसको, यहाँ पर हम जानेंगे पैतरनी वर्ड को। तो पैतरनी वर्ड क्या होता है, पैतरनी का मतलब होता है फादर टू सन। तो जो भी कुछ फादर का होगा उनकी डेथ के बाद ऑटोमेटिकली वो सन का हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है यही कहलाता है पैतरनी। इसी तरीके से मैतरनी वर्ड भी होता है। मैतरनी का मतलब होता है जो माता के वंश को बताए, उसको मैतरनी कहा जाता है। और इसी मैतरनी से ही मैट्रोनिमिक बना है। अपने नाम के आगे जब भी कोई पर्सन हो या कोई राजा हो, अपने नाम के आगे किसी फीमेल इंसेस्टर्स का या फिर अपने मदर का नाम लगाता है तो वो क्या कहलाता है, वो टर्म, वो सिस्टम क्या कहलाता है, मैट्रोनिमिक कहलाता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम गोत्र सिस्टम की बात करते हैं। तो गोत्र सिस्टम, ये गोत्र सिस्टम क्या था, किसने शुरू किया था और कैसे शुरू हुआ। तो ब्राह्मणों को लगा कि हम बहुत सारे ब्राह्मण हो गए हैं, अपने आप को कैसे वो एक दूसरे से अलग
शो करेंगे, है ना। तो अपने आप को एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए उन्होंने गोत्र सिस्टम का सहारा लिया। तो गोत्र सिस्टम उनके वैदिक सीड से, मान लो कोई महर्षि वाल्मीकि के वंशज हैं, महर्षि विश्वामित्र के वंशज हैं, तो उन्होंने अपने नाम के पीछे जो सरनेम होता है ना, काइंड ऑफ दिस, ठीक है, तो वो एक तरीके से कैटेगराइज कर देंगे कि ये वाले ब्राह्मण है, ये वाले ब्राह्मण है। तो गोत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 रूल्स बनाए गए। पहला रूल ये कि शादी के दौरान लड़की अपने फादर का गोत्र गिव अप करेगी और अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करेगी। रूल नंबर 2 क्या कहता है, सेम गोत्र में लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपस में बहन भाई माने जाते हैं, क्योंकि वो एक ही पिता की संतान होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई भी डॉटर जो है वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा ना तो मनुस्मृति में लिखा गया था और ना ही हमारे ऋग्वेदास में, है ना। तो गोत्र सिस्टम यहाँ पर हमने जान लिया। कन्यादान, ठीक है, कन्यादान एक बहुत बड़ा दान बताया गया है, जो कि हमारे धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में भी उसको मेंशन किया गया है, राइट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जेंडर प्रॉपर्टी, लिमिटेड प्रॉपर्टी एक्सेस। तो द्रौपदी स्टॉकिंग द मैरिज। अब यहाँ पर जब द्रौपदी की मैरिज होती है, ठीक है, वैसे तो उनकी एक्चुअल मैरिज हुई थी अर्जुन के साथ में, लेकिन क्या होता है कि जब वो उसको शादी करके लेकर आते हैं तो उनकी मदर ने अंदर से ही बोल दिया कि तुम आपस में पांचों बांट लो, क्योंकि नहीं पता था कि कोई चीज़ है या फिर कोई इंसान है। फिर वो बाद में पांचाली कहलाती है, 5 पांडवों की पत्नी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जब दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में जो शतरंज का जो एक खेल होता है, गेम होता है, उसमें हार जाते हैं, तो यहाँ पर द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर द्रौपदी क्वेश्चन करती है कि मुझे क्यों दाव पर लगाया गया, मुझसे एक बार पूछ तो लिया था, ये मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का सवाल था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करती है, ठीक है। तो कई बार ये भी एक्सपेक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ण सिस्टम बन जाते हैं। तो वर्ण सिस्टम के अंदर 4 वर्ण बनते हैं, 4 मेन कैटेगरी बनती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम होता था वेदों को पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रियों का काम होता था वॉरफेयर में एंगेज रहना, वैश्यों का काम होता था पैस्टोरलिज्म करना, एग्रीकल्चर करना, है ना, और साथ में ट्रेड करना। शूद्रों का काम होता था अपने से ऊपर की 3 कैटेगरीज को सर्विसेज देना, ठीक है। और जो ये कास्ट होती थी, ये बाय बर्थ होती थी, ये चेंज नहीं की जा सकती थी। कास्ट, ठीक है, क्लास चेंज हो सकती है लेकिन कास्ट चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद में नॉन क्षत्रिय किंग जो है वो राजा नहीं बन सकते। शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि सिर्फ क्षत्रिय फैमिली के लोग ही राजा बन सकते हैं, इसके अलावा किसी और अदर कास्ट के लोग राजा नहीं बन सकते। लेकिन इस बात को झूठा साबित किया जाएगा। ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के प्राइड को तोड़ने के लिए सातवाहन डायनेस्टी के रूलर बहुत बड़े रूलर बनकर दिखाएंगे। तो उन्होंने क्षत्रियों के प्राइड को चकनाचूर किया, है ना। बायकास्ट वो क्या थे, एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो राजा बने। इसी तरीके से मौर्य जो डायनेस्टी के रूलर थे, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह थे, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये लो ओरिजिन थे, लेकिन बौद्धिस्ट टेक्स्ट ये बताता है कि वो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। इसी तरीके से मौर्य एम्पायर को रिप्लेस करती है शुंग और कण्व डायनेस्टी। वो बाय कास्ट कौन थे, वो ब्राह्मण थे। तो कहने का मतलब धीरे धीरे अब सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो काम एक ब्राह्मण कर सकता था वो धीरे धीरे चेंज होते होते वही काम जो है एक वैश्य कर सकता है, और जो वैश्य काम कर सकता है वो एक ब्राह्मण काम कर सकता है। जो क्षत्रिय राजा, अब हर कोई तो राजा नहीं बन सकता, तो वो क्या करेगा, वो ट्रेड कर सकता है, वो ब्राह्मण वाला काम कर सकता है, तो वो ये करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं अनटचेबिलिटी एंड द रेसिस्टेंस। तो चांडाल्स के लिए ना मनुस्मृति में ड्यूटीज फिक्स कर दी गई थी। मनुस्मृति को लिखा गया था 200 BC से लेकर 200 CE के अंदर। मनुस्मृति में सभी के लिए रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं। तो उनमें चांडाल्स के लिए भी रूल्स बनाए गए थे। चांडाल्स के लिए रूल क्या लिखे गए थे उसमें, कि तुम्हें विलेज से बाहर रहना है, जो विलेजर्स के जो डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स होते हैं उनको यूज़ करना है, आयरन की बनी ज्वेलरी पहननी है, डेड के साथ में जो क्लोथ्स आते हैं वही तुम्हें वेयर करने हैं। तो कुछ इस तरह के रूल्स वहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बौद्धिज्म आता है। तो बौद्धिज्म के सुत्त पिटक में, ठीक है, गौतम बुद्ध की एक टीचिंग्स की बुक है जिसको हम सुत्त पिटक के नाम से जानते हैं। उसमें ये बताया गया है कि इंसान पहले इतना ग्रीडी नहीं था, इंसान पहले इतना लालची नहीं था। जैसे जैसे पावर और पैसा, मनी उसके पास आती गई, वैसा वैसा उसके अंदर लालच बढ़ता गया, और यही लालच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। ये सारी चीज़ें हमें बौद्धिज्म के सुत्त पिटक में मिलती है। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं महाभारत एंड द हिस्टोरियन एंड द महाभारत। महाभारत का ओरिजिनल जो वर्जन है वो संस्कृत में था, और इसको लिखने वाले ओरिजिनली अगर मैं बात करूं तो महर्षि वेदव्यास थे। तो महर्षि वेदव्यास ने इसको नरेट किया, और बताया जाता है कि लॉर्ड गणेशा ने इनको लिखा था। कुछ हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि एक ये
किसी ऐसे आई विटनेस ने इसको नरेट किया होगा, जैसे सब कुछ महाभारत से पहले का पार्ट, महाभारत वाला पार्ट, उसके बाद वाला पार्ट, सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। और ये एक वॉरियर फैमिली से बिलोंग करते हैं कि ये वॉरियर है, साथ में एक चैरियटर भी है जिसको सुतास के नाम से, सुतास बार्ड के नाम से जाना जाता है। इनडायरेक्टली किसको बोला गया था? लॉर्ड कृष्णा को बोला गया था। लॉर्ड कृष्णा ने महाभारत के युद्ध के दौरान जो है वो गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, क्योंकि वो युद्ध करने से मना कर रहे थे। और उसी टाइम उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, यानी कि विष्णु जी वाला रूप दिखाया। तभी से लोग जो है इनकी बहुत बड़े लेवल पर वर्शिपिंग करने लगे, इनको भगवान मानकर, और यहाँ से उनकी वर्शिपिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ऑल्टरनेटिव सोशल आइडियाज़, यहाँ पर बर्थ को रिजेक्ट किया जाएगा। तो अब जो एक क्षत्रिय है, मान लो वो ट्रेडिंग का काम कर रहा है और धीरे धीरे, या कोई एक वैश्य है, वो काम करते करते उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो अब वो स्टेटस के आधार पर उसकी एक इमेज वहाँ पर सेट की जाएगी, यानी कि जिसके पास जितना पैसा होगा उसकी क्लास बना दी जाएगी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। इसीलिए किनशिप कास्ट जो होगी वो बाय बर्थ होगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ क्लास चेंज हो सकती है। फर्स्ट क्लास जो है वो थर्ड क्लास पर जा सकती है, थर्ड क्लास वाला फर्स्ट क्लास पर आ सकता है, जिसके पास जितना पैसा होगा। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ द हिस्टोरिकल एविडेंसेस। अब हम यहाँ पर लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो लिमिटेशंस, ऑर्डिनरी पीपल साइलेंट। अब हमें जितने भी रिसोर्सेज मिले उसके अंदर हमें ऑर्डिनरी पीपल के कोई बहुत सॉलिड प्रूफ नहीं मिलते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी और किस तरह के सेटलमेंट्स वो रहा करते थे। 1951-52 के अंदर बीबी लाल ने हस्तिनापुर के एक, मतलब मेरठ में है हस्तिनापुर, वहाँ के एक तरीके से सेकंड और थर्ड फेज को एक्सवेट किया। उसमें पता चला कि लोग इस तरह के घरों में रहा करते थे। ठीक है, उसके बाद में नीड द मल्टीपल सोर्सेज, मॉडर्न फोकस द इकोनॉमिक एंड द सोसाइटी। मतलब फोकस जो था वो था सोसाइटी को किस तरीके से डेवलप करना है, डेवलप करने के लिए रूल रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे और धीरे धीरे उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि ट्रांजिशन टू कॉम्प्लेक्स द स्टेट नेगोशिएटेड द रियलिटी। राइट, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग के। ये हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। अब हमें यहाँ पर हमें कल्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी कि पहले में हमने पढ़ा कि किस तरीके से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, देन उसके बाद में सोशल डेवलपमेंट कैसे हुई वो हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा। अब कल्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से कल्चर डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, 600 BC से लेकर 600 CE की, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन। तो ये वो टाइम था जब ऋग्वेद की रचना की जाती है। 1500 से लेकर 1000 BCE के बीच में ऋग्वेद को कंपोज किया जाता है, और ये वही लोग कंपोज करेंगे जो इंदस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में बैठकर इसकी रचना करेंगे। ठीक है, तो इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर ना कुछ देवताओं का वर्णन किया गया है, जैसे अग्नि, सोम, इंद्र। तो जब पूजा पाठ की जाती है तो इन्हीं देवताओं के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और हवन यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिचुअल, सेक्रीफाइस और उपनिषद। तो पहले रिचुअल की बात करते हैं। तो अग्नि, सोम और इंद्र, ये 3 देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में किया है। सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है पूजा पाठ करना। उपनिषद का मतलब होता है लाइफ और डेथ के बारे में जानना, उसकी रियलिटी को जानना, डेथ क्यों होती है, लाइफ को हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, लाइफ की रियलिटी क्या है, डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है क्या। तो इस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट करेंगे अपने गुरुजी के आश्रम में जाकर। ठीक है, और जो लाइफ की रियलिटी के बारे में जो गुरुजी बताया करते थे उसी को ही उपनिषद वगैरह में लिखा जाने लगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, बात करते हैं जैनिज्म की। ठीक है, तो क्या होता था कि देखो, अब ये तो थिंकर्स होंगे, ये सोसाइटी में चेंज लेकर आएंगे। अब चेंज लेकर आएंगे ऐसे तो नहीं कि अचानक से चेंज लेकर आए और सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके लिए बहुत टाइम लगा, डिबेट भी होती थी। तो जो पहले के रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, जो जिनको फॉलो करें, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मणों ने बनाए थे, तो एक तरफ ब्राह्मण बैठेंगे, एक तरफ थिंकर्स बैठेंगे, इन दोनों के बीच में डिबेट्स हुआ करती थी। और जो इस डिबेट में अपनी बात को सक्सेसफुली सही प्रूफ करने में सक्सेस हो जाता था, तो लोग उनके धीरे धीरे फॉलोवर्स बन जाते थे। इसी तरीके से बौद्धिज्म और जैनिज्म स्प्रेड होता है, उनके फॉलोवर्स की संख्या डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, महावीरा की। ठीक है, तो जैन धर्म लॉर्ड महावीरा से आने से पहले जैन धर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका था। इनसे पहले 23 तीर्थंकार आ चुके थे, ये 24 नंबर के तीर्थंकार थे। ठीक है, जैनिज्म टोटल फोकस करता है अहिंसा पर। वो कहता है कि एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, सबके अंदर लाइफ होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, हमें किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। अहिंसा पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और भक्ति करने के लिए है ना, मठों को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा इनका मानना था। और इसके अलावा यहाँ पर हम बौद्धिज्म की बात करते हैं। तो बौद्धिज्म के फाउंडर जो थे वो लॉर्ड बुद्धा थे, गौतम बुद्ध थे। ठीक है,
गौतम बुद्धा में यहाँ पर इन्होंने जब बौद्धिज्म की फाउंडेशन रखी है ना, तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपना एक बड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है ना, बड़े से एक संघ बनानी है। जस्ट इन्होंने उस सच्चाई को जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है, अपने एफर्ट से उस सच्चाई को जाना। तो ये जो फोकस करते थे ये इंडिविजुअल एजेंसी पर फोकस किया करते थे, यानी कि इंसान है ठीक है, लेकिन वो अपनी मेहनत से बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, जैसे इन्होंने की अपनी मेहनत से। तो इनको लाइफ के 4 बिटर ट्रुथ जो इनको बचपन में दिखाई दिए थे, ठीक है, दिखाए गए थे, हालांकि दिखाए नहीं जाते पर इन्होंने जिद करके अपने चैरिटी के साथ में बाहर गए थे। तो एक डेड को देखते हैं, एक जो है वो कॉरप्स को देखते हैं, एक जो है वो एक ओल्ड मैन को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। तो ये चारों में डिफरेंस जो था ये क्यों था, इस बात को जानने के लिए वो घर से निकल जाते हैं। और घर से निकलने की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, सॉरी क्या कहा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। अब यहाँ पर गौतम बुद्धा और बौद्धिज्म, अब गौतम बुद्ध कहते हैं अनेका, और आपका क्या हो जाएगा अनंता, और दूसरा क्या हो जाएगा सौरो। इन 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो इनकी टीचिंग्स को ना 3 बुक्स के अंदर लिखा गया, ठीक है। इनकी पूरी की पूरी जो भी इन्होंने टीचिंग्स दी थी है ना, तो उसको कैटेगराइज करके उसकी 3 बुक बना दी गई। जो उनकी प्योर टीचिंग्स बुक थी उसका नाम सुत्त पिटक था। विनय पिटक में संघ के रूल रेगुलेशंस लिखे हुए थे कि जो भी संघ को ज्वाइन करेगा, यानी कि जो भी भक्ति को करने के लिए या इनको मेडिटेट करने के लिए या इनके जो साथ रहेगा, उनको मठों में रहना होता था, उनको संघ में रहना होता था। तो संघ में रहने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे जो उनको विनय पिटक में मिलते थे। एक होता था अभिधम्म पिटक जो कि फिलोसफिकल मैटर से रिलेटेड होता था, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इंसान को जो है मतलब लाइफ की रियलिटी बताते हुए कहा, ज्ञान को अपने शेयर करते हुए कहा कि एनिका, सबसे पहले इस एनिका वर्ड को देखो। तो एनिका क्या होता है, इंसान की लाइफ में कंस्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अभी कुछ हो रहा है, दूसरे पल में कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। तो कंस्टेंटली चेंजेस को ही उन्होंने अनेका बताया। एक होता है आपका अनंता, ठीक है, क्या होता है, एक होता है अनंता। अनंता का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना दुनिया के अंदर परमानेंट नहीं रहती, इटर्नल नहीं रहती, एक ना एक दिन उसको डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। फिर बताया उन्होंने सौरों को। अब ये सौरों क्या होता है, सौरों का मतलब होता है दुख। इंसान जब किसी से एक्सपेक्टेशंस रखता है तब उसको दुख होता है, क्योंकि अगर सामने वाले ने आपका काम नहीं किया तो आपको दुख होगा। तो किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, यही दुखों का कारण बताया। तो अगर कोई इंसान इन दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो सबसे पहले उसको निब्बान की प्राप्ति करनी होगी, अपने अंदर से वो ईगो अपनी ख़त्म करनी होगी, वो डिज़ायर्स अपनी ख़त्म करनी होगी जो उसके दुख का कारण है। इस तरीके से उन्होंने टीचिंग्स दी। उसके बाद में यहाँ पर त्रिपिटक है जो मैंने अभी बताया, विनय पिटक संघ के रूल रेगुलेशंस, ठीक है, सुत्त पिटक में उनकी टीचिंग्स, ठीक है। उसके बाद में अभिधम्म पिटक है जो फिलोसफिकल मैटर से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध के डेथ के बाद, ठीक है, उनके बॉडी रेलिक्स को जहाँ जहाँ पर रखा गया, ठीक है, वहाँ वहाँ पर स्तूपास बना दिए गए, ठीक है। और ये सम्राट अशोक जो थे उन्होंने मेजर सिटीज़ के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करा दिए उनके बॉडी रेलिक्स और वहाँ पर स्तूप बनवा दिए। तो खास करके यहाँ पर अमरावती स्तूपा, सांची स्तूपा है ना, इन्हीं 2 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो खास करके सांची स्तूपा, तो सांची स्तूपा कहाँ पर है, भोपाल के अंदर है, ठीक है। सांची स्तूपा भोपाल के अंदर है, और भोपाल के सांची स्तूपा के स्कल्पचर्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर यूरोपियन उनके स्कल्पचर्स को निकाल कर लेकर अपने कंट्री में जाना चाहते थे, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल थे और बहुत वैल्यूएबल भी थे। फिर जॉन मार्शल ने टाइम रहते इनको थोड़ा सा इनकी रिपोर्ट कलेक्ट की, पता लगाया कि क्यों ले जाना चाहते हैं, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो फिर इसको हम सर्वाइव कर पाए। अदरवाइज तो अमरावती स्तूपा की तरह ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता, ठीक है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के ब्रिक रॉबर्स जो थे उनकी ईंटों को निकाल कर कहीं पर यूज़ कर रहे थे, है ना। तो इसको बचाने के लिए भोपाल की बेगम सुल्तान जान बेगम और शाहजहां बेगम ने बहुत सारा डोनेशन इस पर दिया, खर्च किया, पैसा खर्च किया, और यूरोपियन को एज इट इज़ पीओपी का बनवा करके दिया, ताकि अपनी कमिटमेंट भी सही हो जाए और साथ में उनका काम भी बच जाए, हमारी देश की धरोहर रह जाए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था। तो स्तूपास जो थे, ये जो स्तूपा हैं तो इसके चारों तरफ गेट होते थे, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। जो मेन एंट्री होती थी वो ईस्टर्न साइड से होती थी, ठीक है। यहाँ पर गौतम बुद्ध को मेडिटेट किया जाता है वगैरह वगैरह। गौतम बुद्ध की डेथ के बाद ये जो है बौद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक आता है आपका हीनयाना, एक था आपका महायाना। हीनयान ओल्ड ब्रांच थी और जबकि महायाना न्यू ब्रांच थी। हीनयान को लेसर व्हीकल कहा जाता है जबकि उसको ग्रेट व्हीकल कहा जाता है। हीनयान लोग जो थे गौतम बुद्ध को एक इंसान मानते थे जिन्होंने अपने एफर्ट से जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति करी है, मतलब अपने एफर्ट से एनलाइटमेंट अटेन करी है, ज्ञान की प्राप्ति करी है। और ये लोग महायान वाले जो थे वो गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, ठीक है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे हिंदुइज्म, पुरानिक हिंदुइज्म भी आ जाता है। तो पुरानिक हिंदुइज्म के अंदर यहाँ पर दो मेन डिटीज़ को माना जाता है, एक लॉर्ड शिवा और एक लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड शिवा को मानने वाले अलग होते थे, लॉर्ड विष्णु को मानने वाले अलग होते थे। शैविज्म और वैष्णविज्म, ये भी हिंदू धर्म में दो डिटीज़ के पर्सपेक्टिव से वो सेक्ट बन जाते हैं। तो वैष्णविज्म, शैविज्म, भक्ति, विष्णु, शिवा, दुर्गा और द पुराणास। अब यहाँ पर धीरे धीरे ना टेम्पल्स बनाए जाएंगे। तो पहले केव्स टेम्पल होते थे, है ना, गुफा टेम्पल होते थे। गुफाओं के अंदर ना डिटीज़ रख करके, मतलब भगवान की मूर्तियाँ रख के लोग वहाँ पर उनकी पूजा पाठ किया करते थे। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने लगे। तो कहने का मतलब यहाँ तक आते आते लोगों के अंदर भक्ति स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन भक्ति अभी ये लिमिटेड होगी। अब इस भक्ति को कैसे स्प्रेड किया जाएगा वो हम समझेंगे किसमें, अपने चैप्टर 6 के अंदर, भक्ति सूफी ट्रेडिशन के अंदर। ये पूरा चैप्टर रिकॉल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने 5th चैप्टर की, जो कि हम सेकंड बुक में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड बुक को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। इंडिया के बारे में, ठीक है, ट्रैवलर्स क्या सोचते थे और क्या सोच करके, क्या एक्सपीरियंस करके उन्होंने अपनी ट्रैवलॉग्स के अंदर इंडिया के बारे में लिखा। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। खास करके इस चैप्टर के अंदर हम 3 ट्रैवलर्स की बात करेंगे, अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकिस बर्नियर। इन्होंने क्या सोचकर अपनी ट्रैवलॉग्स के अंदर इंडिया के बारे में लिखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल बरूनी की। तो अल बरूनी जो है वो 11th सेंचुरी में इंडिया आते हैं, और अगर इनका बर्थ पूछा जाता है 973 उज्बेकिस्तान के अंदर इनका बर्थ होता है, ठीक है। पहले इनको ख्वारिज़म कहा जाता था। इनकी बुक का नाम है किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद के अंदर टोटल 80 चैप्टर्स थे, और ये पूरी की पूरी अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, कि इनको इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के रिलीजन के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में जानना था। इसीलिए सभी चीज़ों को जानने के बाद इन्होंने अपनी बुक लिखी, और धीरे धीरे ये बुक जो है हर एक चैप्टर से उसको रिलेट करती चली गई, ठीक है। अब जब ये अल बरूनी इंडिया आता है, ठीक है, तो इसको बहुत सारी प्रॉब्लम में से 3 मेजर प्रॉब्लम लगी। जो लोगों ने इनसे पूछा कि तुम इंडिया गए थे, कि तुम बताओ तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कहता मेजरली तो मुझे 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या? पहली बात तो मुझे इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानना था, है ना। इंडिया आ तो गया है सुल्तान महमूद के साथ में, लेकिन इंडिया इनको इतना अच्छा लगा कि इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे। कब तक वो लोगों से पता करते, तो इन्होंने इंडियन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना चाहा, लेकिन उनको संस्कृत नहीं लिखनी पढ़नी आती थी। तो पहले ब्राह्मणों से उन्होंने संस्कृत पढ़नी लिखनी सीखी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी कि इंडिया के अंदर मुझे नहीं पता कि लोग कौन से देवी देवता को वर्शिप करते हैं, तो किस गॉड या गॉडेस के बारे में पर्टिकुलर मैं अपनी बुक के अंदर लिखूं। दूसरी कन्फ्यूज़न होगी, दूसरी प्रॉब्लम होगी। तीसरी प्रॉब्लम भी आती कि कुछ लोगों को सोसाइटी से थोड़ा सा डिप्राइव किया हुआ है, अलग किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, तो थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी डिफाइन किया कि इंडिया के अंदर जो है वो कास्ट सिस्टम भी है, कैटेगरीज बनी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका ये काम है। वो कहता है कि इंडिया में आकर के मुझे कास्ट सिस्टम को देख करके मुझे कुछ हैरानी नहीं हुई, मुझे कुछ एक यूनिक सा या सरप्राइजिंग सा नहीं लगा, क्योंकि यही चीज़ मैं एंशिएंट पर्शिया में भी देखकर आ चुका हूँ, राइट। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अपने सेकेंड ट्रैवलर की, जो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से आता है, तांजिर सिटी से आता है। तांजिर सिटी मोरक्को की सिटी थी, और ये 14th सेंचुरी में इंडिया आता है। कब? अगर यहाँ पर वो बताई जाए ईयर, तो 1333 के अंदर। इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम रहला था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने कहाँ से, तांजियर से निकलते हैं अकेले, क्योंकि इनको घूमने फिरने का बहुत शौक था, है ना। बहुत सारी कंट्री में घूम कर आ चुके थे, तो इनको इंडिया भी जाना था, इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था। अब इंडिया जाने के लिए घर से अकेले निकल पड़ते हैं। ये कहता है कि मुझे नहीं पता मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, बस मुझे जाना है। इनका एक बहुत अच्छा थॉट था, एक बहुत अच्छे विचार थे इनके, कि हम जितना वहाँ पर्टिकुलर जगह जाकर के सीख सकते हैं ना, उतना हम बुक से नहीं सीख सकते हैं। तो इनका कहना ये था, और वाकई में सही भी था, कि जितना हम दूसरी जगह जा करके चीज़ों को देख करके सीखते हैं, उतना हम बुक से नहीं सीख सकते। ठीक है, बुक से पढ़ेंगे हम, थोड़े टाइम याद रहेगा, थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन इनका कहना बिल्कुल ठीक था। तो इस वजह से इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को विजिट किया, है ना, बहुत सारी जगहों पर विजिट किया इन्होंने, ट्रैवलिंग की, क्योंकि ट्रैवलर्स का, इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, इसीलिए इनको ग्लोब टोटर भी कहा जाता है, राइट। इनको क्या कहा जाता है? इनको ग्लोब टोटर भी कहा जाता है, ठीक है। अब पैशनेट ट्रैवलर, मैंने कहा ना कि इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी जगहों पर घूमते घूमते जाकर के तब ये इंडिया आते हैं। ट्रैवल द मार्केट, पोस्टल एंड द सर्विस सिस्टम। अब इंडिया आकर के उन्होंने काफ़ी सारी कुछ ऐसी भी चीज़ें देखी
जो उसको बहुत यूनिक लगी, जो उसने अदर कंट्रीज़ के अंदर नहीं देखी थी। तो इसमें पान लीव्स आ गया और इसमें कोकोनट आ गया और उसमें पोस्टल सिस्टम आ गया। तो लोगों ने पूछा ये पान लीव्स क्या होता है? उन्होंने कहा कि इंडिया के लोग ना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पान लीव्स का यूज़ करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। फिर कहता है कोकोनट, कोकोनट एक ऐसा फ्रूट है इंडिया में जो बाहर से बहुत हार्ड है लेकिन अंदर से उतना ही स्वीट और उतना ही सॉफ्ट है, ठीक है, इसका नाम क्या है? कोकोनट। फिर उसने इंडिया के पोस्टल सिस्टम के बारे में कहा कि इंडिया का पोस्टल सिस्टम जो है ऐसा पोस्टल सिस्टम है कि मैंने अदर कंट्री के अंदर नहीं देखा इसको, कि एक काम जो एक फिजिकल पर्सन 50 डेज में करता है वही काम वो 5 डेज में करके आ जाता है। कहते हैं ऐसा कैसा पोस्टल सिस्टम है? कहते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम था उलुग और दूसरे का नाम था दवा। उलुग का मतलब होता है हॉर्स पोस्ट, हॉर्स राइडर जो थे पोस्टमैन टाइप में होते थे ना, तो वो हॉर्स पर क्या करते थे? हॉर्स पर जाते थे और इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया करते थे। तो ये जो पोस्टल सिस्टम है ये ना सिर्फ इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए था बल्कि छोटे मोटे मनी ऑर्डर्स होते थे, छोटे छोटे गुड डिस्पैच करने होते थे, तो वो सारी चीज़ें पोस्टल सिस्टम के थ्रू होती थी। तो एक हॉर्स पोस्ट था, एक था आपका फुट पोस्ट था। हॉर्स पोस्ट को उलू कहा जाता था, फुट पोस्ट को दवा कहा जाता था। ये पैदल चलने वाले पोस्टमैन होते थे और ये हॉर्स पर चलने वाले पोस्टमैन होते थे, ठीक है। अब आता है हमारे पास इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज़ के बारे में क्या कहा? इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज़ के बारे में डिफाइन करते हुए कहा कि सबसे बड़ी सिटी इंडिया के अंदर दिल्ली है जो बहुत प्रॉस्पर है और डेंस पॉपुलेटेड है। इसी के साथ में एक महाराष्ट्र की सिटी है दौलताबाद, वो भी बहुत ही बड़ी है, दिल्ली जितनी बड़ी है और उसमें भी काफ़ी सारी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। तो महाराष्ट्र के दौलताबाद सिटी के अंदर एक ताराबाद मार्केट है। ताराबाद के अंदर एक कुपोला नाम की जगह है जहाँ पर मेल और फीमेल सिंगर गाना गाते हैं। फीमेल सिंगर झूला झूलते हुए गाना गाती है, इस तरीके से उन्होंने कहा। और दिल्ली के बारे में बताते हुए कहा कि दिल्ली एक बहुत सुंदर सिटी है, बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर होता है। बाजार जो है एक मेन हब होता है ट्रांजेक्शन का, लेन देन का सबसे ज़्यादा काम बाजार के अंदर होता है, ठीक है। इंडिया की इकॉनमी इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इंडिया के ट्रेडिंग रिलेशंस बाहर की कंट्री से बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इंडिया की सॉइल की फर्टिलिटी फसलों के लिए बहुत अच्छी है। तो जब फसल ज़्यादा होगी, अनाज ज़्यादा होगा तो बाहर सप्लाई किया जाएगा, तो बाहर सप्लाई करेंगे तो बाहर से ट्रेडिंग रिलेशंस जो है अच्छे से बन सकते हैं। ये रीज़न बताया। अब हम चलते हैं किस पर? फ्रैंकिस बर्नियर पर, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, इब्न बतूता को 1342 के अंदर चाइना जाने का चांस मिलता है। 1342 के अंदर ये कहाँ जाते हैं? चाइना जाते हैं, क्योंकि चाइना और इंडिया दो ऐसी कंट्री थी जो कि वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री मानी जाती थी। तो इंडिया में तो ठीक है ये आ गया था, इंडिया को तो एक मोहम्मद बिन तुगलक से मिल करके वहाँ पर काजी के रूप में ये नियुक्त किए जाते हैं और बहुत टाइम तक ये इंडिया रहा। फिर इसको चाइना जाने का मौका भी मिलता है, तो चाइना जाते हैं 1342 के अंदर। देन उसके बाद में थोड़े टाइम बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन चाइना जाने से पहले वो बहुत सारी जगहों पर घूमते घामते तब जा कर के वो चाइना जाता है। वापस से आते टाइम अपने सुल्तान के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए स्लेव्स लेकर जाता है, कैमल्स लेकर जाता है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर जाता है ना, ताकि राजा खुश हो जाए, ठीक है। इस तरीके से अब हम बात करते हैं अपने तीसरे ट्रैवलर की, जो कि है फ्रैंकिस बर्नियर। 17th सेंचुरी के अंदर ये इंडिया आता है और ये कहाँ का ट्रैवलर था? फ्रांस का। इसने इंडिया को अपने यूरोप के साथ कंपेयर किया, फ्रांस के साथ में कंपेयर किया। बताया कि इंडिया एक बहुत ही पुअर कंट्री है, इंडिया के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट किसी को नहीं दिया गया है, इससे मच बेटर है हमारा यूरोप। जितनी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर है वो तो ना के बराबर है, इससे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे यूरोप के अंदर है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी राइट नहीं दिया गया है लोगों को, जबकि था लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट, क्योंकि बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह थे ना, तो राजा की तरफ से उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था कि तुम्हें रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना है। लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में ये बात साबित होगी, ठीक है। इंडिया एक बहुत ही बैकवर्ड कंट्री है, ठीक है। उसने मुगल अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, उनको बर्बेरियन कहा, उनको किंग्स ऑफ बैगर कहा, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो लैंड पर राइट था वो पूरा का पूरा मुगल अथॉरिटी का था, ऐसा इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा लैंड ऑनरशिप राइट जो है वो मुगल अथॉरिटी ने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो अगर मान लो किसी को वो ज़मीन देती है कि तुम इसमें खेती वेती करो, तुम्हें रहना है रह लो, लेकिन वो कागजी तौर पर ऑन पेपर जो है वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था, वो पर्टिकुलर फार्मर, कि मेरी डेथ के बाद कोई विल साइन कर जाए या कोई किसी पेपर पर लिख जाए कि मेरे बाद ये ज़मीन इसकी होगी, नहीं। वो ऑटोमेटिकली जो है, जब तक तुम रहते हो, जब तक तुम खेती वेती करते हो, तुम रह सकते हो, लेकिन ऑन पेपर लीगली तौर पर तुम इसको अपने नाम या उसको सेल परचेज नहीं कर सकते हो। तो इस तरह का डिफ़ाइन करते हुए बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम को ये डिफ़ाइन
करता है कि इंडिया के अंदर स्लेवरी सिस्टम भी है, ओपन मार्केट में स्लेव्स को सेल परचेज किया जाता है। यहाँ पर मैन के प्राइस ज़्यादा होते थे, विमेन के प्राइस कम होते थे, लेकिन उन विमेन के प्राइस ज़्यादा होते थे जिनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती थी, डांस आता था, सिंगिंग आती थी, या फिर वो स्पाई का काम बहुत अच्छे से कर सकती थी, वगैरह वगैरह। तो ये स्लेव की कैटेगरी को बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर सती सिस्टम को डिफाइन किया इसने। ये कहता है कि इंडिया के अंदर एक बहुत बुरी प्रथा है, एक बहुत बैड इवल है, जो कि है सती सिस्टम। लड़की को अपने पति की चिता के साथ में जलना होता है। ये कहता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक छोटी सी बच्ची के हाथ पैर बांधकर उसको आग में धकेला जा रहा है। वाकई में बहुत पेनफुल था। तो ये बात तो सही थी। फिर बाद में सोशल रिफॉर्मर्स ने 1829 के अंदर इसको अबॉलिश करवा दिया विद द हेल्प ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसमें बताया जाता है। इसके अलावा इसकी जो एक बुक थी उसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ये जो भी कुछ उसने डिफाइन किया अपनी बुक, इसकी बुक का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, इनकी बुक का नाम ये था और इसने सब कुछ इंडिया के बारे में इसमें बताया। तो जब ये आता है, इंडिया आता है, तो उस टाइम में शाहजहाँ का रूल चल रहा था। तो उस टाइम में शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह बहुत बीमार हो गए थे। तो जब सुना कि ये एक प्रोफेशनली जो है वो एक डॉक्टर भी हैं, एक फिलोसफर भी हैं और एक हिस्टोरियन भी है, इनको दरबार में बुलाया गया। कंडीशन रखी गई कि तुम हमारे बेटे को ठीक कर दोगे तो हम तुम्हें जॉब दे देंगे। और ये अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में आया था। इनके ट्रीटमेंट से दारा शिकोह ठीक हो जाता है, इनको वहाँ पर जॉब मिल जाती है। दानिशमंद खान जो कि एक अमेरिकन नॉबल थे, उनके साथ असिस्टेंट्स की एक जॉब के रूप में इनको वहाँ पर काम दे दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी बुक को पढ़ करके कौन कौन से लोग, कौन कौन से ट्रैवलर बाकी के इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? मॉन्टेस्क्यू की। तो मॉन्टेस्क्यू जो है वो इनकी बुक को पढ़ करके उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि इंडिया के अंदर डेस्पोटिज्म सिस्टम चलता है, यानी कि सारी की सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जो कि मुगल अथॉरिटी थी। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना था कि इसने जो भी कुछ लिखा है अपनी बुक के अंदर वो बिल्कुल सही भी नहीं है, क्योंकि ऐसी भी कुछ बातें लिखी गई हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। अब इसने कहा कि लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नहीं दिया गया था, जबकि इंडिया के अंदर 16 और 17 सेंचुरी में जिस टाइम में अकबर का रूल था, जमींदार भी थे, किसान भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी। खैर, ये सारी चीज़ें बातें हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो एक वो थे जीन वेबसाइट ट्रेवेनियर थे, वो बाय प्रोफेशनल एक ज्वेलर थे। वो कहता है इंडिया तो पुअर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर 6 टाइम आया हूँ हीरे जवाहरातों की डीलिंग करने के लिए, तो इंडिया तो पुअर है नहीं। एक आता है डॉक्टर मनुकी आता है, उसको इंडिया इतना पसंद आया कि वापस अपनी वो कंट्री गया ही नहीं। तो कहने का मतलब इनकी बुक से, ठीक है, इस तरह के विचार लिए गए और इनकी बातों को कहीं ना कहीं सच भी माना गया, कहीं पर झूठा भी माना गया। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने क्लियर कर लिया। क्लियर हो गया? हो गई अच्छे से रिवीजन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने 6th चैप्टर की, जो कि है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। 8 से लेकर के 18 सेंचुरी के बीच में भक्ति किस तरीके से स्प्रेड होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भक्ति ट्रेडिशन या भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है तमिलनाडु से। अच्छा, हमें भक्ति आंदोलन के बारे में, भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो फिर से यहाँ पर आता है सोर्सेज। हिस्ट्री में बिना सोर्स के कहीं से भी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की गई है। कोई ना कोई चीज़ पास्ट में रही होगी, कोई ना कोई उसके एविडेंसेस रहे होंगे, तभी जा करके आज हम हिस्ट्री को इतना जान पा रहे हैं। तो क्या क्या सोर्सेज मिले हमें मिलते हैं सोर्सेज यूज्ड बाय द हिस्टोरियन, पोएट, संत एंड द पोएम। तो पोएट, संत एंड पोएम, तो हमें पोएट संतों के बारे में टेक्स्ट बुक से पता चलती हैं, ठीक है, और उनकी हेजियोग्राफी से पता चलती हैं। हेजियोग्राफी किसको कहते हैं? जो संतों के जीवन पर लिखी गई बुक होती है उसको हेजियोग्राफी कहते हैं। तो उस संत की क्या क्या अचीवमेंट्स थी, उनके ब्लेसिंग से किसकी जीवन में क्या खुशियाँ आई, वगैरह वगैरह, तो उनके फॉलोअर्स लिख दिया करते थे। हालांकि ये हमेशा ट्रू भी नहीं होता था, लेकिन जानने के लिए बहुत कुछ हेल्प भी करती थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अल्बराज और नैनार की। तमिलनाडु में सबसे पहले भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्ट किया था अल्बराज और नैनार ने। अल्बराज होते थे लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज होते थे, नैनार लॉर्ड शिवा के डिवोटीज होते थे, ठीक है। तो इन्होंने प्लेस टू प्लेस जाकर के लोगों को भगवान की महिमा के बारे में बताया। सिंगिंग किया करते थे तमिल में, ताकि लोग इनकी सिंगिंग को सुन करके, कम से कम वो सुनेंगे तो भक्ति उनके अंदर आएगी और धीरे धीरे लोग उनके फॉलोअर्स बन जाएंगे और ऐसे ही भक्ति स्प्रेड होगी। तो ये काम उन्होंने किया। अब यहाँ पर आता है कि जो अल्बराज संत थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नल्लैयर दिव्य प्रबंधनम। ये एक तमिल वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तमिल वेद के नाम से जाना, जिनको अल्बराज के 12 संतों ने मिलकर इसको लिखा था,
ठीक है, कंपोज किया था। इसी तरीके से नैनार भी क्या करेंगे, नैनार संत भी कुछ ना कुछ अपनी कंपोजिशन करेंगे। तो नैनार संतों में से 3 संत जिसका नाम था अप्पार, सुंदरार और संबदार, इन तीनों की पोएम को कलेक्ट किया गया, इनकी कलेक्शन की गई। कलेक्शन करने के बाद एक कॉमन बुक बना दी गई जिसका नाम है तेवारम। तो तेवारम का जो एक कंपोजिशन होती है 9th से 10th सेंचुरी के बीच में होती है। तो इससे जो है वो नैनार ट्रेडिशन को यहाँ पर और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ वुमेन के लिए बोला जाता था कि वुमेन भक्ति नहीं कर सकती है, उनका धर्म, उनका कर्म जो है वो फैमिली की देखभाल करना है ना, फैमिली को अच्छे से मतलब उनकी देखभाल करके खाना बनाना, चूल्हा चौकी करना। तो ये भक्ति करके क्या करेंगी, उनका धर्म कर्म यही है, घर ही है, फैमिली है। लेकिन अब यहाँ पर 2 वुमेन संत आएंगे जिसमें से एक का नाम था अंडाल, दूसरे का नाम था करियक्कल। तो करियक्कल जो है वो, पहले हम अंडाल की बात करते हैं। तो अंडाल जो थी वो लॉर्ड विष्णु की डिवोटी थी। लॉर्ड विष्णु की बिलव्ड मानी, मतलब अपने आप को कहती थी कि मैं उनकी प्रेमिका हूँ, जैसे मीराबाई थी, है ना, वो मानती थी कि मैं लॉर्ड कृष्णा की प्रेमिका हूँ, इस तरीके से। तो उन्होंने, और करियक्कल अम्मैर जो कि लॉर्ड शिवा की डिवोटी थी, उन्होंने एक्सट्रीम एक्टिविज्म करके, कठोर तपस्या करके भगवान शिव के दर्शन किए और महिलाओं के लिए उन्होंने भक्ति के मार्ग ओपन किए। तो ये 2 फीमेल संत थी। इसके अलावा यहाँ पर राजाओं का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे चोला रूलर्स थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े टेंपल बनाए, ठीक है, जैसे बृहदेश्वर टेंपल तंजावुर में है ना, जैसे गंगईकोंड चोलापुरम है, बहुत बड़े बड़े टेंपल्स बनाए। इन टेंपल्स के अंदर लॉर्ड शिवा की, लॉर्ड विष्णु की मूर्तियाँ रखी जाती थी, ठीक है। जो भी टेंपल्स बने होते थे, लोग डिवोटीज़ यहाँ पर दूर दूर से आया करते थे, कोई ब्यूटी को देखने के लिए भी आते थे, कोई डिवोट करने के लिए भी आते थे। तो इससे राजा का एक अपना बेनिफिट होता था, ठीक है। जैसे बहुत बड़ा टेंपल बनाया तो लोगों का सपोर्ट उनको मिलेगा, बोलेगा राजा कितना अच्छा है। दूर से ही पता चल जाता था कि राजा के पास कितना पैसा होगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी और कितना ब्यूटीफुल उसने ये बनाया है, तो सोचो जरा उसकी पावर कितनी होगी। तो इस तरीके से राजाओं का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तमिलनाडु से भक्ति फैलते फैलते कर्नाटक में आ जाती है। कर्नाटक के अंदर वीरशैव ट्रेडिशन और लिंगियाट ट्रेडिशन, है ना, ये 2 ट्रेडिशन चलाए जाएंगे भक्ति को स्प्रेड करने में। इनके जो लीडर होंगे वो होंगे बसवन्ना, जो कि 12th सेंचुरी में इस तरह के मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। हालांकि वो खुद एक ब्राह्मण थे, पहले उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर ये ठीक है, फिर ये अपना ही ट्रेडिशन वो स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन। वीरशैव का मतलब होता है हीरोज ऑफ शिवा, और लिंगियात का मतलब होता है लिंग वियरर, यानी कि जो अपने मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि एक छोटा सा सिल्वर केस होता था, अपने आप को आइडेंटिफाई कराने के लिए ये बाजू में ना सिल्वर केस धागे पिरो करके यहाँ पर बांधा करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि लिंगियात कम्युनिटी से। लिंगियात कमेटी के लोगों ने चैलेंज किया किसको, कास्ट सिस्टम को, है ना, और साथ में विडो रीमैरिज को भी किया, ठीक है। और जो छोटे छोटे रिफॉर्म्स थे तो इनको रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने इनिशिएट किया, राइट। ये लोग मानते थे कि जिस भी डिवोटी की डेथ हो जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए शिव के चरणों में यहाँ पर विलीन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये कर्नाटक में वीरशैव और लिंगियास ट्रेडिशन की थी। तो वर्शिप द शिवा एज अ लिंगा, रिजेक्टेड द कास्ट, सपोर्टेड द, यहाँ पर जो भी होते थे सपोर्ट किसको करते थे कि जो भी उन्होंने अपने तरीके से रूल रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जो कि लोगों के लिए बहुत अच्छे थे, उन पर फोकस करके लोगों को एक भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। इनकी टेक्स्ट बुक जो थी वो थी वचनास, ठीक है, और वचन का लिटरल मीनिंग होता है एक्चुअल सेइंग। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी भक्ति को 2 तरीके से किया जाता था, एक होती थी शगुन, एक होती थी निर्गुण। शगुन भक्ति में मूर्ति पूजा की जाती थी, निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। उसके बाद ये भक्ति स्प्रेड होते 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 नॉर्थ इंडिया में आ जाएगी। नॉर्थ इंडिया के अंदर उस टाइम राजपूतों का रूल था, ब्राह्मणों की बहुत मानी जाती थी, है ना। तो लोगों ने क्या किया कि ब्राह्मणों के अगेंस्ट अगर हम गए तो राजा हमें पनिश कर देगा, तो उन्होंने एक अलग सा रास्ता अपनाया भक्ति का। तो जैसे जंगलों में जाकर तपस्या करने लगे, साधु जोगी नाथास बनने लगे लोग, उनके पास जा करके ज्ञान प्राप्ति किया करते थे, उपदेश लिया करते थे कैसे क्या करना चाहिए, है ना, क्योंकि राज्य में रहेंगे तो ब्राह्मणों की माननी पड़ेगी। तो ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हुए थे जो उनको सही नहीं लगते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक अलग अपना रास्ता बनाएंगे, तो उन्होंने इस तरीके से कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिनको भक्ति से डिप्राइव किया था। तो जो जिन लोगों को डिप्राइव किया था भक्ति तो वो भी करेंगे, है ना, तो उन्होंने भी अपना एक अलग सा रास्ता निकाला। जैसे स्टार्टिंग कैसे हुई, जैसे गॉडेस जो वो होती है, तांत्रिक जो पूजा होती है, तांत्रिक वर्शिप होती है,
तांत्रिक का मतलब ये नहीं होता कि जादू टोना करना, तांत्रिक का मतलब ये होता है जो देवी माँ की पूजा करते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है कि जिन लोगों को डिप्राइव किया था, महिलाओं को और शूद्रों को डिप्राइव किया था कि भाई तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी है, तुम्हें टेम्पल नहीं जाना है, तुम्हें वेदों को टच नहीं करना है, सब कुछ अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, जैसे एक बड़ा सा स्पेस होता था, वहां पर उन्होंने क्या किया, पत्थर रख दिया, पत्थर को पूरी तरीके से सिंदूर से, गेरू से उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया, उसकी आंख नाक कान उसको चुन्नी उड़ा दी। तो यहाँ से वही जो चीज है वो उनके लिए एक गॉड या गॉडेस के रूप में मिलती है। मतलब कहने का मतलब वहीं पर ही गॉडेस की मूर्ति ऐसी बनाई गई और लोग वहीं से भक्ति करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये लोग उन लोगों के लिए भक्ति के मार्ग ओपन करेंगे जिनको डिप्राइव किया था। सभी लोग वहाँ पर आते, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, यानी कि कोई भी किसी भी कास्ट क्रीड किसी भी रिलीजन से हो, सबके लिए जो है वो, अगर मान लो कोई विमेन भी है, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, सभी कोई आकर के वहाँ पर भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, भक्ति स्प्रेड होते 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 जो है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर आ जाती है। इसी बीच इंडिया के अंदर सूफीज़म भी आ जाता है, यानी कि इस्लाम धर्म भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ इस्लाम धर्म को हम इस्लामिक ट्रेडिशन इन इंडिया, तो इस्लामिक ट्रेडिशन इंडिया के अंदर कैसे आता है, तो जो मोहम्मद बिन कासिम थे 711 के अंदर इंडिया को इन्वेट करते हैं और पंजाब सिंध के अंदर अपना कैलिफ डोमेन बना लेते हैं। तो जहाँ पर मुस्लिम रूलर अपना रूल स्टैब्लिश करेंगे तो वहाँ पर इस्लाम धर्म आएगा। तो अपने राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए बोलेंगे कि यहाँ पर ये इस्लाम धर्म लागू किया जाएगा, आप भी इसको मानो। तो जो लोग इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लेते थे, इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट कर लेते थे, उनको 5 पिलर यहाँ पर मतलब अपनी लाइफ में अपनाने होते थे। जैसे एक गॉड है जिसका नाम है अल्लाह, ठीक है, और प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर है जिनको शाहदा कहा जाता है। अपनी मतलब दिन में जो है वो 5 टाइम नमाज पढ़नी चाहिए, है ना, रमज़ान के महीने में फास्टिंग करनी चाहिए, एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए, अपने सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट करना चाहिए जिसको आम कहा जाता है, ठीक है। तो ये 5 पिलर जो हैं वो क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर इस इस्लाम रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए एक समुदाय आता है जिसको कहा जाता है चिश्ती समुदाय, ठीक है। अब ये जो चिश्ती सूफीज होंगे, तो पहले हम सूफीज़म वर्ड को समझ लेते हैं। सूफीज कौन होते हैं? सूफीज जो होते हैं वो रिलीजियस माइंडेड पीपल होते हैं जिनके विचार ही पूरे के पूरे धार्मिक होते थे। तो धर्म को कैसे प्रोपगेट करना है, धर्म के अकॉर्डिंग हमें कैसे जीना चाहिए, इस तरह के लोग होते थे जिनको सूफीज कहा जाता था, और वो इस्लाम धर्म को प्रोपगेट करते थे। लेकिन सेम इसी तरीके से जो ब्राह्मणों के आइडियाज़ को नहीं मानते थे, उन्होंने अलग तरीका अपनाया। सेम इसी तरीके से ये जो सूफीज होते थे, कुरान में लिखी हुई बातों को पढ़ करके अपने एक्सपीरियंसेस के साथ लोगों को ज्ञान बताते थे कि ऐसा होता है और ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, और उसका एक एग्जाम्पल भी दिया करते थे। तो धीरे धीरे लोग इनसे इन्फ्लुएंस होने लगे, ठीक है। और जो है इनका एक वो होता था, सोशल सेंटर होता था जिसको खानका कहा जाता है। खानका जो थी एक ऐसी बिल्डिंग थी जहाँ पर जिसके जो मास्टर होते थे, हेड होते थे, उनको शेख कहा जाता था। शेख जो है एक बड़े से हॉल की छत पर जो है वो रहा करता था। डेली सुबह और शाम, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में अपने विजिटर से मिलने के लिए आता था। जो भी उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते थे, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते थे, उनको ब्लेसिंग देते थे। उनकी ब्लेसिंग से उन लोगों के लाइफ में अच्छे अच्छे काम होने लगते थे, अच्छे खुशियाँ आने लगती थी। तो उनकी डेथ के बाद भी लोग उनको वर्शिप करते थे। उनकी डेथ के बाद उन्हीं जगहों पर उनका मकबरा बना दिया जाता था, दरगाह बना दी जाती थी, जो वहाँ पर जाकर के लोग उनको वर्शिप करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं सूफीज़म की। तो सूफीज़म जो है, चिश्ती सूफीज़म, ये आकर के इंडिया में इस्लाम धर्म को प्रोपगेट करने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है कुछ नॉर्थ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी संत आते हैं जिन्होंने भक्ति को स्प्रेड करने में अपना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जिनमें हम बात करते हैं किसकी, संत कबीर की बात करते हैं। तो संत कबीर जो थे वो एक ऐसे, हम कह सकते हैं कैसे पोएट थे, कैसे संत थे जिनके फॉलोअर्स हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। संत कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी में होता है, लेकिन इनका पालन पोषण एक मुस्लिम फैमिली के पेरेंट ने किया। हालांकि वो भी पहले हिंदू थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको बाद में इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। तो वो एक बाय प्रोफेशन एक जुलाहा थे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने लोगों को प्रीचेस देना स्टार्ट किया, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने लोग इनके फॉलोवर्स बने, ठीक है। तो इनकी डेथ के बाद इनके फॉलोवर्स जो थे, सीनियर जो इनके फॉलोवर्स थे, मॉन्क्स थे या जो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने उनकी टीचिंग्स पर बुक लिख दी। तो जो वाराणसी में एक कबीर के फॉलोवर्स का एक ग्रुप बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, कबीर पंथी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं,
कबीर पंथ कहते हैं। इन कबीर पंथियों ने क्या किया, कबीर की टीचिंग्स पर एक बुक लिखी जिसको कहा जाता है कबीर बीजक, जिसको क्या कहा जाता है, कबीर बीजक कहा जाता है, राइट। तो कबीर बीजक, फिर ये कहाँ का था, ये वाराणसी का ग्रुप था, ये कहाँ का था, वाराणसी यूपी का ग्रुप था, ठीक है। उसके बाद में एक राजस्थान का ग्रुप था जिसका नाम होता है दादू पंथ, जिसका नाम क्या था, दादू पंथ। तो दादू पंथ के फॉलोवर्स ने भी, सीनियर मॉन्क्स ने भी क्या लिखी, एक बुक लिखी कबीर की जिसका नाम था कबीर ग्रंथावली, जिसका नाम क्या था, कबीर ग्रंथावली, राइट, कबीर ग्रंथावली, ठीक है। इसके अलावा कबीर की जो वाणी थी, उनके दोहे थे, उनके हाइम्स जो थे, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी, गुरु जो आदि ग्रंथ है उसमें भी उनको इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बाबा गुरु नानक की। बाबा गुरु नानक का जन्म जो है 1469 के अंदर रावी रिवर के पास, ठीक है, तलवंडी में ननकाना साहिब में जो है इनका बर्थ होता है, हिंदू मर्चेंट फैमिली में। स्टार्टिंग से स्पिरिचुअल नेचर के तो थे ही, तो उन्होंने भी जो है वो अपना एक ज्ञान बांटना स्टार्ट किया। बचपन में इनकी शादी हो जाती है, लेकिन उनका फिर भी घर गृहस्थी में मन नहीं लगा, तो घर छोड़कर चले जाते हैं और धीरे धीरे बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं, और यही नॉलेज फिर वो अपने लोगों को, अपनी संगत के लोगों को बांटने लग जाते हैं। तो यहीं से ही सिख धर्म की स्थापना होती है। तो यहाँ पर 5th गुरु जो थे, जो गुरु अर्जन देव जी थे, तो गुरु अर्जन देव जी पहले नंबर के थे, बाबा गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के बाद आते हैं गुरु अंगद देव जी। 5th नंबर के गुरु थे, उनका नाम था गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी ने अपने से पहले 4 गुरुओं के, ठीक है, उनकी टीचिंग्स, इसके साथ में संत कबीर की, संत रैदास की और बाबा फरीद की, इन सभी की टीचिंग्स को इंक्लूड करते हुए एक बुक लिखी जिसका नाम था आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है, जिसका नाम क्या था, आदि ग्रंथ साहिब। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे किसकी, 9th गुरु की, जो कि थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी। उसके अलावा यहाँ पर 10th गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जिन्होंने एक बुक लिखी थी गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें 9 गुरुओं का वर्णन करते, उनकी टीचिंग्स को डिफाइन करते हुए, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया था। गुरबानी वगैरह कहा जाता है इनको, ठीक है। और ये जो थी गुरु ग्रंथ साहिब जो थी, इन्हीं गुरु गोविंद सिंह जी ने एक खालसा पंथ की भी स्थापना की थी 1699 के अंदर। ये जो खालसा पंथ था, ये एक ऐसा पंथ था, ये एक ऐसा ग्रुप था जो साइको रिलीजियस था, यानी कि सोशो रिलीजियस था। कहने का मतलब ज़रूरत पड़ने पर ये आर्मी के सोल्जर्स वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा था। फिर हम मीराबाई पर आते हैं। मीराबाई जो है वो लॉर्ड कृष्णा को बहुत मानती थी, सब कुछ अपना मानती थी। बचपन में जल्दी उनकी शादी कर दी गई ताकि कृष्ण की भक्ति से उनको हटाया जाए, है ना। तो फिर उन्होंने अपनी शादी के दौरान बाद में बोला कि देखो भाई, मैं जो है सोशली तौर पर तो तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपका पत्नी धर्म निभाऊंगी, पत्नी वाला काम करूँगी, तुम्हारे बच्चों की अम्मा बनूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर काफ़ी कोशिश की गई उन्होंने उनके लॉज के द्वारा कि इनको किसी तरीके से भक्ति से छुड़ाया जाए। इनको जहर का प्याला दिया गया, इनके बेड पर स्नेक्स छोड़े गए, है ना, लेकिन हर बार वो अपोजिट हो जाता था। तो इनकी भक्ति का एक तरीके से इंस्पिरेशन दी जाती है कि भक्ति करनी हो तो ऐसी करनी हो। लास्ट में आता है गुरु शंकराचार्य जी, ठीक है, शंकर देव जी। तो गुरु शंकर देव जी असम के थे, तो उन्होंने जो भगवत गीता है उस पर प्रीचेस देना स्टार्ट किया, और इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था कीर्तन घोष। नाम घर की भी उन्होंने स्थापना की। पूरा का पूरा हमने ये कंक्लूड कर लिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं चिश्ती सूफी एंटी। ये जिस तरीके से ब्राह्मणों के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने भक्ति के मार्ग ओपन किए ना यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर, इसी तरीके से सूफी संत भी करेंगे। तो खानका भी मैंने बताया कि खानका सिलसिला क्या होता है, सिलसिला का मतलब होता है सिलसिला, ठीक है, सिलसिला का मतलब होता है चेन। तो प्रॉफिट मोहम्मद से लेकर आज तक जो है उनकी पोस्ट पर कोई ना कोई उनके बाद फिर वो, उनके बाद फिर उनके बाद, ये सिस्टम चलता आ रहा है जिसको सिलसिला कहा जाता है। अभी मैंने कहा कि जो शेख होते थे जहाँ पर उनकी दरगाह बनाई जाती थी, तो वो भी मुस्लिम लोगों के लिए एक होली प्लेस बन जाता है। वहाँ पर जिस तरीके से हिंदू टेम्पल में भजन कीर्तन गाए जाते हैं, तो वहाँ पर कव्वालीज गाई जाती है। उस पवित्र प्लेस को वहाँ पर जियारत कहा जाता है, ठीक है। तो ये डांस म्यूजिक वगैरह से अपनी भक्ति करते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा है। कंक्लूजन ये निकलता है कि चैलेंज द कास्ट एंड द रिचुअलिज्म और प्रमोटेड द इक्वालिटी, लव एंड डिवोशन, ब्रिजेस द हिंदू मुस्लिम कल्चर डिवाइड और द शेप्ड इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ये इसका पूरा का पूरा क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है।
अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम अपने 7th चैप्टर की, जो है एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। तो इसकी स्थापना जो थी 1336 में हुई थी, हरि और बुक्का ने की थी। ठीक है, अब यहाँ पर विजयनगर पर टोटल 4 डायनेस्टीज रूल करती हैं। संगम डायनेस्टी जिनका टाइम पीरियड ये था, सुलवा डायनेस्टी ये है तुलवा डायनेस्टी। कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड 1509 से लेकर 1529 तक था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी अमुक्त माल्यदा, जिसे पूरे के पूरे स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया था। इसके बाद में तुलवा डायनेस्टी के बाद जो है अराविदु डायनेस्टी आती है, जो 17th सेंचुरी तक होगी। किस तरीके से ये अपने पीक लेवल पर पहुंचती है और किस तरीके से डिक्लाइन हो जाती है, सारा का सारा इसमें हम कंक्लूड करने वाले हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, अमर नायक सिस्टम। इससे पहले हम ये करते हैं सिटी प्लानिंग एंड द आर्किटेक्चर। तो विजयनगर जो है वो अपने आर्किटेक्चर स्टाइल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। ये बताने वाले कौन थे, ये बताने वाले थे कर्नल मैकेंजी, जिन्होंने 1800 में सबसे पहले हम्पी के रूइंस को, हम्पी के खंडरों पर स्टडी की, रिसर्च करी। तब जाकर पता चला कि पहले विजयनगर हुआ करता था और हम्पी उसकी कैपिटल थी, जो कि पंपा देवी के नाम से लोकल मदर गॉडेस थी वहाँ की, उसके नाम से इसको रखा गया था। तो ये बताने वाले कर्नल मैकेंजी थे। फिर 1856 में इसकी फोटोग्राफी स्टार्ट होती है। 1836 में इसमें एपिग्राफिस्ट जो होते थे उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने लगी और इसको हिस्ट्री के अंदर रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अब हम बात करते हैं कि विजयनगर को जो है वो, विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को समझते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। तो उसमें नायक होते थे, जो मिलिट्री के कमांडर होते थे, तो पूरा का पूरा मिलिट्री पर कमांड उनकी होती थी। दूसरा आता है अमर नायक सिस्टम। जब भी कोई नायक अच्छा काम करता था तो राजा की तरफ से रिवॉर्ड दिया जाता था, उनको एक टेरिटरी गवर्न कर दी जाती थी। तो यही टेरिटरी को गवर्न करना क्या कहलाता है, अमर नायक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में बैटल होना आम बात होती थी, तो इसके लिए हॉर्सेस की जरूरत होती थी। हॉर्सेस को इंपोर्ट करवाया जाता था अरब से, ठीक है, पर्शिया से इंपोर्ट करवाया जाता था। ठीक है, बीच में एक लोकल मर्चेंट होता था हॉर्सेस का, जिसको कुदरे चेतीज कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर सिटी और प्लानिंग की बात करेंगे। इसको विजयनगर, पूरी की पूरी विजयनगर सिटी को ना 7 लाइन्स के अंदर फोर्टिफाइड किया गया था। इतना एक सिक्योर किया गया था इसको कि दुश्मन अगर इस पर अटैक करे तो अटैक करने से पहले वो 10 बार सोचे कि यार कैसे क्या प्लान कर सकते हैं इसमें, वगैरह वगैरह। तो ये जो थे फोर्टिफाइड सिटी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड थे, तो इसको 7 लाइन्स के अंदर जो प्रोटेक्ट किया गया था, हर एक लाइन के अंदर कुछ ना कुछ होता था। फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में ऑर्चार्ड गार्डन होते थे, थर्ड में हिंटरलैंड होती थी, फोर्थ में मार्केट होता था, फिर रेजिडेंशियल एरिया होता था, इस तरीके से, राइट। तो रोड्स, बाजार वगैरह थे। अब यहाँ पर विजयनगर में ना सैक्रेड प्लेस होता था। सैक्रेड प्लेस का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर नंबर ऑफ टेम्पल्स बहुत ज़्यादा थे, पवित्र स्थान जिसको कहते हैं। तो अकेले इसके अंदर ना 60 टेम्पल्स थे, राइट। उसके बाद हम आते हैं किस पर, रॉयल सेंटर पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल है ना, स्टोन चैरिटर जो इसकी मेन, इसका जो एक अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो सारे के सारे सैक्रेड सेंटर में बने हुए थे। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम इसके रॉयल सेंटर की। तो रॉयल सेंटर के अंदर जो राजा थे, है ना, राजा थे, उनका पैलेस हुआ करता था। बहुत सारी उसमें बिल्डिंग्स बनी हुई थी, 30 बिल्डिंग्स बनी हुई थी। 30 बिल्डिंग्स में से सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी राजा का पैलेस, किंग्स का पैलेस। उस किंग्स के पैलेस में जो है वो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। एक था आपका महानवमी डिब्बा और एक था आपका ऑडियंस हॉल। तो ये महानवमी डिब्बा क्या कहते थे इसको, महानवमी डिब्बा होता था। 9 डेज के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना होता था, जो कि 9 दिन तक वो चलता रहता था। नॉर्थ इंडिया के अंदर जिस तरीके से नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पर महानवमी डिब्बा को सेलिब्रेट किया जाता था, काइंड ऑफ नवरात्रि। ठीक है, 10th डे को क्लोजिंग सेरेमनी होती थी, और इधर क्या होती है, दशहरा वगैरह या दुर्गा पूजा बंगाल में होती है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो एक महानवमी डिब्बा के अलावा मैंने ऑडियंस हॉल बनाया। तो ऑडियंस हॉल क्या होता है, तो एक काउंसिल चैम्बर होता था जहाँ पर राजा अपने मिनिस्टर्स के साथ में मीटिंग किया करता था, प्लान वगैरह करना। तो वो लोटस महल के रूप में बताया गया। तो लोटस महल जो है एक काउंसिल चैम्बर था, एक मीटिंग प्लेस था। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, ट्रेड और इकॉनमी की। ठीक है, ट्रेड और इकॉनमी, तो हॉर्सेस, स्पाइसेस और टेक्सटाइल। अब यहाँ विजयनगर अपनी 3 चीज़ों के लिए बहुत फेमस था दूर दूर तक, टेक्सटाइल, स्पाइसेस और तीसरा क्या था, प्रेशियस स्टोन। दूर दूर से लोग, ट्रेडर्स जो है यहाँ पर आते थे इन चीज़ों को खरीदने के लिए, सेल परचेज करने के लिए, राइट। उसके बाद में यहाँ पर मिलिट्री सर्विस, ट्रिब्यूट है ना, वीकेंड एंड द प्रोड्यूस। तो धीरे धीरे विजयनगर जो है कृष्णदेव राय की डेथ के बाद थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो 1565 के अंदर एक तालीकोटा का बैटल होता है। कहाँ पर होता है, 1565 के अंदर। ठीक है, तो 1565 में एक तालीकोटा का बैटल होता है, जिसको हम राक्षसी तंगड़ी बैटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
तो 1565 ये याद रखना, क्योंकि यहीं से विजयनगर डिक्लाइन हो जाता है। तो ये था आपका तालीकोटा का बैटल, ठीक है। तालीकोटा के बैटल में, बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा के बैटल में एक तरफ कौन था, रामाराय था, और दूसरी तरफ बैक की सेना थी, यानी कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इन तीनों के सुल्तान थे। ये तीनों के सुल्तानों की आर्मी यूनाइट होकर के क्या करती है, रामाराय का सामना करती है। रामाराय बिल्कुल बुरी तरीके से डिफीट हो जाते हैं और इस तरीके से विजयनगर डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसमें वो था। हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस, तो अर्बन प्लानिंग की जाती है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में, जो कि अमुक्तमाल्यदा में पूरा का पूरा उन्होंने बताया था कृष्णदेव राय ने, क्योंकि वो खुद उन्होंने लिखी थी। तो अमुक्तमाल्यदा में स्टेट क्राफ्ट के बारे में कि मेरे राज्य में क्या क्या होता है ना, किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, हार्बर्स के बारे में बताया गया था, ठीक है। और साथ में टेम्पल कल्चर के बारे में, ट्रेड नेटवर्क के बारे में, टेम्पल इकॉनमी, ठीक है, रूइन एंड मेमोरी, सब कुछ इसके अंदर हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस। तो ये हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि हम्पी को एक नेशनल इम्पॉर्टेंस भी दी गई और वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको शामिल किया गया। तो नेशनल इंपॉर्टेंस कब दी गई, तो नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई इसको 1976 के अंदर, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में मेंशन किया गया, डिक्लेयर किया गया 1978 के अंदर, ठीक है, 1978 के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। हीरिया कैनाल और जो कमलापुरम टैंक है, तो ये वाटर अरेंजमेंट्स के लिए थे, ठीक है, जो कि पानी की कमी को पूरा करते थे। अब आते हैं हम अपने 8 चैप्टर पर, जो कि है पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। ये वो टाइम है 16 और 17 सेंचुरी का, जिसमें ये बताया जाएगा कि अकबर के शासनकाल में किस तरीके से एग्रीकल्चर होता था, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, अग्रेरियन सोसाइटी कैसी थी, वुमेन का रोल कैसा था, ठीक है, क्या रोल था, जमींदार का क्या रोल था, वगैरह वगैरह सब कुछ इसके अंदर डिफाइन किया जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाली एक बुक जो हमें बहुत हेल्प करती है वो होती आईने अकबरी। आईने अकबरी के अंदर सब कुछ इसमें डिफाइन किया हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अग्रेरियन सोसाइटी की, मुगल एम्पायर 16 और 17 सेंचुरी की, ठीक है। अब यहाँ पर पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स होते थे और जो होते कल्टीवेटर्स होते थे, जमींदार होते थे, मुगल स्टेट। तो कहने का मतलब ये तीनों मिलकर के क्या करते थे, तीनों मिलकर ही उस पर्टिकुलर स्टेट को डेवलप करते थे। देखो, जमींदार के पास जमीन होगी तो उस पर पीजेंट्स कल्टीवेशन करेंगे, जो लेबर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, हायर्ड पीजेंट्स होते हैं, कल्टीवेशन करेंगे। तो दोनों मिलकर के, एक की ज़मीन है तो दूसरा उस पर काम कर रहा है, इन दोनों के मिलने से, काम करने से स्टेट को फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। तो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको खरीद लेती है, खरीद करके वो दूसरी जगह पर इसको सप्लाई करती है, उनके पास में पैसा आता है। तो इन तीनों के काम करने से ही डेवलपमेंट हुई, ठीक है। करीब करीब 85% लोग जो थे वो विलेज में रहते थे, विलेज में रह करके एग्रीकल्चर किया करते थे। तो मुगलों का सोर्स ऑफ इनकम जो था वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर था, इसीलिए विलेज को एक बेसिक यूनिट कहा गया, एग्रीकल्चर की बेसिक यूनिट कहा गया, ठीक है। नाउ सोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड द इरिगेशन, हमें कैसे पता चलता है कि ये चीज़ें होती थी उस टाइम में, तो आईने अकबरी से पता चलता है, जिसको अबू फजल ने लिखा था। इसके अलावा हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है, हमें गुजरात, राजस्थान, ठीक है, इनके रिकॉर्ड से पता चलता है, महाराष्ट्र के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो लोग कैसे कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं रेवेन्यू कलेक्शन कैसे किया जाता था, कितना किया जाता था, ये रिकॉर्ड रखा जाता था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर करने के लिए ना तो पीजेंट्स को हायर किया जाता। तो पीजेंट्स 2 टाइप के होते थे, एक होता था खुद खास्ता, एक होता था पाही खास्ता। खुद खास्ता जिसकी खुद की अपनी लैंड होती थी, खुद का अपना घर होता था, वो सेम विलेज के अंदर ही होता था। पाही खास्ता जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते थे, किसी दूसरे विलेज में रहते थे, किसी दूसरे के खेतों में वो लोग काम किया करते थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए जो पीजेंट्स की मोबिलिटी भी थी वो भी बहुत ज़रूरी थी, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये रहा आपका खुद खास्ता और पाही खास्ता, ठीक है। इंडिविजुअल ऑनरशिप के हिसाब से लोग जो थे अपनी लैंड को सेल परचेज कर सकते थे, किसी के पास लैंड ज़्यादा होती थी उसने सेल कर दी, सेल करके परचेज कर ली, तो ये लोगों को राइट दिया गया था, जो फ्रैंकिस बर्नियर ने इसको मना किया था कि नहीं था ऐसा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं यहाँ पर कैश क्रॉप और द कमर्शियलाइजेशन। अब जीन से कामिल होती थी, जीन से कामिल को क्या कहा जाता है, परफेक्ट क्रॉप कहा जाता है। किन किन फसलों को परफेक्ट क्रॉप कहा जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा इनकम होती थी, वो होती थी कॉटन, शुगर केन और ऑयल सीड्स।
ट्रेड जो होता था इन्हीं के बेस पर होता था, ठीक है। न्यू क्रॉप जो होती थी वो बाहर की कंट्री से इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि मेज हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, चिली हो गया और जो है वो पपाया वगैरह हो गया। टोबैको जो है उसको आईने अकबरी की फसलों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि एक ये बुरी फसल थी, बुरी इन द सेंस कि लोग इसके एडिक्ट हो चुके थे और कहीं ना कहीं ये हार्मफुल में थी बॉडी के लिए, राइट। तो इसको उसमें नहीं किया गया था। सबसे पहले इस टोबैको के प्लांट को 1604 में अकबर और उनके नॉबल्स ने पहली बार डेक्कन में देखा था, राइट। उसके बाद में हम बात करते हैं विलेज कम्युनिटी की। तो विलेज कम्युनिटी 3 फैक्टर्स पर बनी होती थी, पंचायत और आपके जो कल्टीवेटर्स होते थे और साथ में आपके कौन होते थे, एक कल्टीवेटर्स होते थे, एक पंचायत होती थी और एक हेडमैन होता था। इन 3 फैक्टर पर बने होते थे। अब क्या करते थे, जमींदार के खेतों में जब वो काम करते तो एक फैमिली नहीं करती थी, बहुत सारी फैमिली करती थी। कभी कभी उनमें झगड़ा हो जाता था, इसको हिस्सा ज़्यादा मिल गया, मेरे को कम मिल गया। उन झगड़ों का निपटारा करती थी पंचायत और मेन डिसीजन जो देते थे वो हेड ऑफ द विलेज देते थे, जिसको मंडल और मुकदम कहा जाता है। एग्रीकल्चर जो था वो डिपेंड करता था कि किसके पास में ज़मीन है, सोर्सेज उसके पास कितने हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए इरिगेशन के रिसोर्सेज स्टेट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते थे, है ना, जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह उन्होंने बनवाई। इसके अलावा नहरों का निर्माण भी कराया, जैसे शाहजहां ने शाह नहर बनवाई थी, इससे इरिगेशन और जो पहले की जो नहरें बनी हुई थी उसको रिपेयर वगैरह कराया, इससे लोगों को इरिगेशन के लिए वाटर मिल जाता था। अब यहाँ पर विलेज आर्टिशन की बात करते हैं। सारे जो कल्टीवेटर्स थे या जो सारे विलेज में रहने वाले थे वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे। कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो दूसरी तरह का काम करते थे, है ना, जैसे कोई इनमें जो है वो हो गए आपके पॉटर्स हो गए, है ना, कोई मूर्ति बनाने वाला हो गया, कोई बार्बर हो गया, है ना, इस तरीके से। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करते थे। अगर मान लो 85% लोग एग्रीकल्चर में बिजी हैं, ठीक है, तो सारे के सारे जो थे वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, कुछ दूसरा काम भी करते थे। अब एग्रीकल्चर करने के लिए जैसे इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, हल चाहिए होता है, उसको साफ भी करना होता है, बहुत तरह के काम होते हैं, ठीक है। अब घर में जो है एक वो पॉट चाहिए पानी के लिए, है ना, मटका चाहिए, मटका बनाने वाला भी कोई और होगा, बार्बर चाहिए हेयर कटिंग के लिए। तो विलेज कम्युनिटी के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते थे। अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता था, मान लो कोई बार्बर है या कोई पॉटर है, उसका काम पॉट मेकिंग करना है, ठीक है। अब मान लो मेरे को पॉट चाहिए तो उनके बदले में मैं उनको अनाज दूंगी, तो उनका काम भी चल जाता था। मेरे को पॉट चाहिए, मटका चाहिए, तो मेरा भी काम चल जाता था। इस तरीके से लेन देन होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। तो विलेज आर्टिशन, ठीक है, ये जो होता था लैंड, पावर और पुअर्टी, तो इसी के बेस पर ही लोगों के अंदर जो एक डिफरेंस देखा जाता था कि कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन इस तरह का काम करता है, ठीक है। कास्ट, तो बहुत तरह की कास्ट अलग अलग विलेज के अंदर देखी जाती थी। अब यहाँ पर विमेन इन द अग्रियन सोसाइटी, तो यहाँ पर विमेन के रोल के बारे में बात करेंगे। तो जो विमेन होती थी वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, 50-50% का काम करती थी। अगर वो प्लो करने का काम कर रही है तो ये क्या करती थी, उसको सीड्स को सॉ करने का काम किया करती थी। अगर वो इरिगेट कर रहे हैं तो वीडिंग का काम कर रही थी, दोनों मिलकर के हार्वेस्टिंग किया करते थे। इसी तरीके से इनको चाइल्ड बेरर भी कहा जाता था। ये सोसाइटी में बच्चे पैदा करके उनको वर्कर्स देंगी, और वर्कर्स ज़्यादा होंगे सोसाइटी में तो वो ज़्यादा काम करेंगे, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस ये भी देखी जाती थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जमींदार का रोल होता है। तो जमींदार के रोल के बारे में बताया गया है कि जमींदार विलेज का हेडमैन होता था, जिसको मुकदम और मंडल भी कहा जाता था, और इसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस दी जाती थी। एक तो लैंड ओनर होता था, पैसा भी होता था, सब कुछ होता था। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, मतलब राजा के बेस पर ये लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था। कास्ट इसकी सबसे ऊपर होती थी, ठीक है, इसको राजा की तरफ से पैसा भी मिलता था, ऊपर से इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके से आप ज़मींदार का लिख सकते हो। उसके बाद में आईने अकबरी, आईने अकबरी में कहा गया था कि ये जो है चीज़ें अकबर के शासनकाल में होती है, इतनी इतनी फसलें होती है, रेवेन्यू जो कलेक्शन किया जाता था वो 2 तरीके से किया जाता था। एक होता था जामा, एक होता था हासिल। जामा को असेसमेंट कहा जाता था, हासिल को एक्चुअल कलेक्शन कहा जाता था। ये सारी चीज़ें बताई गई थी। मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो ये मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो होते थे ये आईने अकबरी के 5 ड्राफ्ट्स बनाए गए थे, 5 वॉल्यूम्स बनाई गई थी, जिसमें 3 का जिक्र किया गया हमारे इस चैप्टर के अंदर। मंजिल आबादी, सिपा आबादी और मुल्क आबादी। मंजिल आबादी के अंदर राजा के जो हाउस होल्ड वर्क थे, पर्सनल जो घरेलू ज़िंदगी थी, उनके बारे में लिखा गया था। उसके अंदर आपकी
मुल्क आबादी, ठीक है, सिपा आबादी। सिपा आबादी के अंदर सारा का सारा आर्मी के बारे में बताया गया था। मुल्क आबादी के अंदर सारा का सारा फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया था, स्टेट फिस्कल, लेना देना जो भी हिसाब किताब होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अकबर के टाइम पीरियड पर है ना, अकबर के टाइम पीरियड पर 4 तरह की ज़मीन होती थी। एक होती थी पोलाद, जिस पर एनिमल कल्टिवेशन की जाती थी। परोती के अंदर कुछ टाइम के लिए ज़मीन को फ्री छोड़ा जाता था ताकि लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। चाचर जो होती थी, चाचर में क्या होता था, चाचर के अंदर 3 से 4 साल के लिए उसको फ्री छोड़ा जाता था ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। फिर उसके बाद होता था बंजर। बंजर जो है 5 ईयर या मोर देन 5 ईयर्स उसको फ्री छोड़ा जाता ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। फ्लैक्सिबल बट रेवेन्यू मिक्सिंग, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो वो भी 4 तरीके से होता था। तो एक होता था इसमें खेत बटाई होता था, बटाई होता था, ठीक है। एक आपका होता था लांग बटाई। तो कहने का मतलब ये, जैसे सीड्स को 100 करने से पहले बोल दिया जाता था हाँ भी तुम्हें कौन सा हिस्सा लेना है, तुम्हें ये करना है, ताकि वो रेवेन्यू उस पर फिक्स कर सके किस तरीका क्या है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती है। उसके बाद में यहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर की बात करें तो फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी होते थे उससे भी राजा की इनकम होती थी, ठीक है। इसके अलावा फ्लो ऑफ सिल्वर, इंडिया में सिल्वर कहाँ से आया इतना, तो एक जियोवानी कैरेरी करके एक ट्रैवलर थे, है ना, वो बताते हैं कि इंडिया के ट्रेडिंग रिलेशंस बाहर की कंट्री से भी है और उन कंट्री के साथ भी हैं जिनके अंदर सिल्वर माइंस पाई जाती हैं। तो वो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स के बदले वो उनको सिल्वर देती हैं, तो बहुत सारा सिल्वर हो गया। इसीलिए मुगल एम्पायर के अंदर सबसे ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आईने अकबरी लिमिटेशंस, रोल ऑफ द आईने अकबरी लिमिटेशन का मतलब ये है कि सब कुछ आईने अकबरी के अंदर डिफाइन नहीं किया गया था। जैसे मान लो टोबैको था, उसमें नहीं बताया गया था, या फिर सभी का रिकॉर्ड जो है एक्चुअल में नहीं लिया गया था, ठीक है। इसकी कुछ कमियां भी थी। रोल ऑफ द पंचायत, स्पिनिंग, हार्वेस्टिंग कैसे होती थी, जमींदारी और या तो पुश्तैनी होती थी, स्टेट होती थी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि जो फीमेल थी, जो विमेन थी, वो जमींदार नहीं थी। कहीं कहीं पर ये भी रिकॉर्ड मिला कि फीमेल भी जो होती थी, विमेन भी होती थी, वो भी जमींदारी का काम किया करती थी, ठीक है, इस तरीके से, राइट। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर आ चुके थे, लेकिन इंडिया के अंदर आने के बाद वो किस तरीके से अपना प्रॉफिट गेन करेंगे, यानी कि कैसे अपने धीरे धीरे पैर जमाएंगे, पॉलिटिकल पावर गेन करेंगे और धीरे धीरे रूल करना स्टार्ट कर देंगे। एक टाइम आएगा जब पूरे इंडिया के अंदर वो अपना रूल स्टैब्लिश कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट होती है बंगाल एंड द जमींदार। 1793 के अंदर बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया जाता है, ठीक है। ये फिक्स रेवेन्यू होता था। हाई रेवेन्यू की वजह से वो फेल हो जाते थे रेवेन्यू को पे करने में। इसकी जिम्मेदारी दी गई थी जमींदार को, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था, ठीक है। रेवेन्यू इतना हाई होता था, पीजेंट नहीं दे पाते थे, टाइम से नहीं देने पर जमींदार की प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम्स लो प्राइजेस द रियत। अब यहाँ इसके अलावा कभी ये रेवेन्यू इम्पोज तब किया गया, परमानेंट सेटलमेंट तब लागू किया गया जब एग्रीकल्चर के प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा कम थे। इससे जो थे वो किसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगे। एक तो बैड हार्वेस्टिंग हो रही है, ऊपर से प्राइस भी कम मिल रहे हैं, ऊपर से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको बहुत सारा रेवेन्यू भी देना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे राइज ऑफ द जोतेदार। तो जब जमींदार की जमींदारी को ऑक्शन में डाला जाता था तो वहाँ पर जोतेदार भी आते थे उसको परचेज करने के लिए। तो धीरे धीरे जोतेदार के पास काफ़ी सारी लैंड हो गई। एक तरीके से जमींदार से नीचे की हायरार्की में जोतेदार होते थे, तो उनको बहुत मज़ा आता था कि हमने जमींदार की जमींदारी खरीद ली और उसको इस तरीके से धीरे धीरे एक एक करके उसकी पावर, सारी की सारी पावर छीन ली और कुछ जमींदार विलेज छोड़ करके सिटीज़ और टाउन की तरफ सेटल्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर चलेंगे अपने थर्ड पॉइंट पर, जो कि है हमारा ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो द फिफ्थ रिपोर्ट, द फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, फिफ्थ रिपोर्ट को बाद में करेंगे। इससे पहले कि हम यहाँ पर कुछ और आगे बात करें, यहाँ पर जमींदार, अब यहाँ राइज ऑफ द जोतेदार तो आ गया नॉर्थ बंगाल के अंदर। तो रिच पीजेंट्स होते थे, उन्हीं को ही जोतेदार कहा जाता था। लैंड ट्रेडिंग एंड द बारग्रेडर्स, तो इन जोतेदार्स को कहीं कहीं पर
बार ग्रेडर्स कहा जाता था, कहीं कहीं पर हवलदार कहा जाता था। ये अपनी लैंड को लीज पर दे दिया करते थे, है ना, और जो भी प्रोडक्शन आता था उसको शेयर कर दिया करते थे। इसीलिए जो लीज पर लेते थे उनको शेयर क्रॉपर्स या अधियार भी कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जमींदार अपनी जमींदारी को बचाने के लिए फिक्टिशियस सेल का भी सहारा लेता था, लाठियाल्स का सहारा लेता था। इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश करता था। उसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि यहाँ पर सांथाल पायनियर, तो यहाँ फिफ्थ रिपोर्ट पढ़ते हैं इससे पहले। तो इस फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर ना क्या बताया गया था, 1853 के अंदर जब फिफ्थ रिपोर्ट सबमिट की जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उसमें बताया गया था कि बहुत लॉस हुआ है। और लॉस किसकी वजह से हुआ था, इस फिक्टिशियस सेल की वजह से हुआ था जो जमींदार ने किया था, क्योंकि इसने अपनी प्रॉपर्टी बचा ली और हमें इतना सारा नुकसान हुआ। तो फिर यहाँ पर फिफ्थ रिपोर्ट के दौरान जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है और सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है कि क्या वाकई में ऐसा था या ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद से कोई स्कैंडल किया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, सांथाल पानियर की। तो जब देखा कि 1800 के अंदर सांथाल जो थे, क्योंकि राजमहल हिल्स के अंदर ना कौन रहते थे, राजमहल हिल्स के अंदर पहाड़िया लोग रहते थे। तो पहाड़िया लोग ना क्या करते थे, टोटली फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर इनकी लाइफ डिपेंड करती थी। गम कलेक्ट करना, फ्रूट कलेक्ट करना, ठीक है, जो इनका पैस्टोरलिज्म होता था, ग्रेजिंग वगैरह कराना, इसी पर ही उनकी लाइफ पूरी की पूरी डिपेंड थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इनके सामने प्रपोजल रखा कि तुम परमानेंट सेटलमेंट बन जाओ, क्योंकि ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम कोई आपका काम नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, मतलब अपना काम करेंगे, आपके साथ में कहीं नहीं करेंगे। तो ये क्या करते थे, पहाड़िया लोग, नीचे से लोग जब ट्रेडिंग करने के लिए इनके रास्ते से गुजरते थे, इनके एरिया से, तो उनको लूट-पुट लिया करते थे, कभी कभी उनको मार दिया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इनके लिए एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी लागू करी, यानी कि इनको मारने वारने की। तो एक अगस्तस क्लीवलैंड आते हैं 1798 के अंदर, तो वो कहते हैं कि हम एनुअल इनको अलाउंस देंगे ताकि हमारे आदमियों को कुछ ना कहे। ये सारा होता है यहाँ पर। तो अब इसी दौरान 1800 के अंदर परमानेंट सेटलर आ जाते हैं, यानी कि सांथाल आ जाते हैं 1800 के अंदर। वो परमानेंट तरीके से एग्रीकल्चर करने लगे, एग्रीकल्चर अच्छी होने लगी, वो भी राइस की कल्टीवेशन बाहर सप्लाई किया जाने लगा। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, जमींदार को, जोतेदार को बहुत फ़ायदा होने लगा। इनके ऊपर धीरे धीरे रेवेन्यू बहुत सारा इम्पोज कर दिया, इतना इम्पोज कर दिया कि इनको पे करना मुश्किल था। तो क्या करते हैं ये लोग, रिवोल्ट कर देते हैं। तो सांथाल ने रिवोल्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले हम दामिनिको को पढ़ेंगे। दामिनिको जहाँ पर इनको रहने के लिए जगह दी गई कि भाई तुम यहाँ पर रहो, खेती वेती करो, ये तुम्हें एरिया दिया जाता है, उस एरिया को कहा गया दामिनिको, जो कि 1832 में दिया गया था। धीरे धीरे ये दामिनिको उनको छोटा पड़ता है, क्योंकि 1832 से लेकर के 1855 तक आते आते नंबर ऑफ विलेजेस 1473 करके विलेजेस बन जाते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से चीज़ें शॉर्टेज होने लगी, रेवेन्यू भी पे नहीं कर पाए। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये जंग का ऐलान कर देते हैं, यानी कि सांथाल रिवोल्ट कर देते हैं। 1855-56 के अंदर सांथाल रिवोल्ट होता है। ठीक है, सांथाल रिवोल्ट के दौरान अब यहाँ पर सबसे बड़ा रिजल्ट ये निकला कि इनको सांथाल रिवोल्ट रिवोल्ट जब किया तो इन्होंने, सिंधु मांझी इनके कौन थे, इनके लीडर थे। तो 1855-56 के अंदर सांथाल रिवोल्ट होता है और इसी में ही इनके लिए एक सांथाल परगना बनाया जाता है, जो कि इनका दायरा बढ़ा दिया गया था, ताकि अब ये लोग यहाँ पर रह करके अच्छी तरीके से कल्टीवेशन कर सके। इसके बाद यहाँ पर आता है बॉम्बे डेक्कन रियॉट कमीशन। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि अमेरिका के अंदर, ठीक है, सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। 1861 में स्टार्ट होती है, 65 तक चलती है। तो उस टाइम में ब्रिटेन अमेरिका से कॉटन सप्लाई, मतलब कॉटन लिया करता था। अब वहाँ पर क्योंकि सिविल वॉर छिड़ गई है, इसलिए यूएस ने कॉटन देना बंद कर दिया। अब सेकंड ऑल्टरनेट किसको बनाया, इंडिया को बनाया। इंडियन कल्टीवेटर्स को बोला कि तुम्हें कॉटन ग्रो करनी है, फिर हमारी मतलब तुम्हारी कॉटन को हम लोग खरीदेंगे। पहले तो सपने दिखाए, ठीक है, 2-3 साल ये चला। 65 में जैसे सिविल वॉर बंद हो जाती है, वैसे ही फिर से ये अमेरिका से कॉटन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये फिर से इन्होंने जो एक तरीके से कर्जा लिया हुआ था, एक तरीके से ड्रैप लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, अब वो जो मनी लेंडर थे इनसे पैसे की डिमांड करने लगे। बहुत हो गया, बहुत सारे लोग जो थे वो विलेज छोड़कर जाने लगे, कहीं जंगलों में जाकर बसने लगे। तो कहने का मतलब इनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा मिजरेबल बन गई थी। इसके लिए क्या किया जाता है, अब यहाँ सांथाल रिवोल्ट से थोड़ी सी इंस्पिरेशन पा करके कि जब वहाँ पर ऐसा हो सकता है, लोग अपने आवाज़ उठा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उठा सकते। क्योंकि ऐसी ही पॉलिसीज़, जैसे रैयतवाड़ी पॉलिसी, रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लगा गया था बॉम्बे डेक्कन के अंदर, इसी तरीके से महलवाड़ी सिस्टम लगा दिया गया था। तो उसमें बहुत सारा रेवेन्यू इम्पोज किया गया था। तो
बॉम्बे डेक्कन के अंदर फिर से एक रिवोल्ट होता है, ठीक है, 1875 के अंदर। यहाँ पर पीजेंट ने इकट्ठे होकर के शॉपकीपर की शॉप्स पर अटैक किया, साहूकारों के घरों पर अटैक किया, बही खाता की डिमांड करके उसको बंद कर दिया गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ करी, ठीक है। फिर उसके बाद में कमीशन बिठाया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। 1878 के अंदर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, प्रेजेंट की जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत सारा रेवेन्यू टैक्स इम्पोज किया हुआ था। ये सारी की सारी कहानी ये बताती है कि कितना एक्सप्लॉयट किया था इंडियन पीजेंट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहीं ना कहीं 1857 के रिवोल्ट का कारण भी यहीं से इमर्ज होगा, जो कि हर कोई अब ईस्ट इंडिया कंपनी से बदला लेना चाहेगा, ठीक है। कॉजेज ऑफ द डेव रेवेन्यू और द अमेरिकन सिविल वॉर, ये सारा कुछ करा दिया। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक चीज रह गया, सनसेट लॉ। तो सनसेट लॉ क्या था, यानी कि स्पेसिफिक डेट तक उनको हर हाल में रेवेन्यू सबमिट करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अदरवाइज तो वेरी नेक्स्ट डे उनका जो प्रॉपर्टी होती थी वो नीलाम कर दी जाती थी। ये सनसेट लॉ होता था। सनसेट लॉ होने से पहले उनको हर हाल में रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। सनसेट होने के बाद वो वैलिड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो कहीं ना कहीं देखो बेस तो तैयार हो चुका था, लोग उनके अगेंस्ट तो हो रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, तो अब ये बदला लेंगे। लेकिन बदले की शुरुआत कब और कहाँ से होगी, तो इस रिवोल्ट से होगी। 1857 में क्या होता है, 1857 में तो देखो अब किसी ने कहते हैं ना कि किसी चीज की जब अति हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो फिर कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाती है। तो इसमें क्या हुआ कि एक मंगल पांडे थे, ठीक है। मंगल पांडे ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी। शुरुआत कैसे की, ग्रीस कार्टेजेस को यूज करने से मना कर दिया था, ठीक है। और उनको पता था कि ऐसा हो रहा है। जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने अपने आप को शूट करना चाहा, लेकिन टाइम रहते जो है वो उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर उनको फांसी की सजा दे दी गई। ये बात जब एक कंटोनमेंट से दूसरे कंटोनमेंट फैलती है कि भाई ऐसा ऐसा है, और ये जो नए कारतूस को इंट्रोड्यूस किया गया, नए कार्टेजेस को, इसके अंदर काव और पिग फैट का कोट किया गया है, जिसको हम अपने मुंह से छीलेंगे और कहीं ना कहीं अपने धर्म से, अपने कास्ट से हम अलग हो जाएंगे और ये हमें इक्वल कर देंगे। ये इमीडिएट कॉजेज में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट होती है, ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है 1857 में, 10 में 1857 में। तो अचानक आफ्टरनून में क्या होता है कि सेना में भगदड़ मच जाती है, अफड़ा तफड़ी मच जाती है। हर कोई जो है ब्रिटिशर्स को टारगेट कर रहा था, उनको मार रहा था, उनकी ट्रेजरी लूट ली गई, उनके जो बंगलोज थे, बही खाता, मतलब जो रिकॉर्ड रूम थे, है ना, टेलीफोन लाइन थी, सब कट कर दी गई, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, तो इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था। बहुत सारे लोगों को जॉबलेस कर दिया। जॉबलेस करने के बाद फिर वो दिल्ली पहुंचते हैं 11 में 1857 को, बहादुर शाह जफर से मिलते हैं, अपना लीडर बनाने के लिए उनको मनाते हैं, वो लीडर बन जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम पर जो है इसको प्लान किया जाता है, कैसे कैसे करते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेजी से फैलता है और धीरे धीरे करते ये पूरे यूपी के अंदर, है ना, उसके आसपास के इलाकों में ये पूरी तरीके से फैल जाता है। तो पहले ये सिपाही म्यूटिनी थी क्योंकि सिपाहियों ने इसको स्टार्ट किया था। धीरे धीरे ऑर्डिनरी पीपल भी, आम लोग भी इसके अंदर शामिल होने लगते हैं। पीजेंट्स थे, जमींदार थे, आम नागरिक जो थे इसमें शामिल होने लगते हैं। तो एक रिवोल्ट का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो सारा किया गया। बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट, ग्रीस कार्टेजेस, सीज द आर्म्स, बर्न द बिल्डिंग, रिकॉर्ड रूम और कटता टेलीग्राफ लाइंस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, मोस्ट सिपाही फ्रॉम द अवध। तो ज्यादातर सिपाही जो थे वो कहाँ पर थे, वो थे अवध से, राइट। तो ग्रीस कार्टेजेस को यूज करने से उन्होंने मना कर दिया तो उनको जॉबलेस किया गया। तो वो आकर के अब रिवोल्ट को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे स्प्रेड होता था, कम्युनिकेशन कैसे होती थी, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होती थी, एक कोई सिपाही जाता था दूसरे कंटोनमेंट में, इस तरीके से कॉन्वर्सेशन करके इसको स्प्रेड किया गया। उसके बाद में कौन कौन से लीडर ने कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेट किया, तो जैसे राजा ये तो जो थे कुंवर सिंह थे, तो राजा कुंवर सिंह जो है वो आरा बिहार से पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ से पार्टिसिपेट करती है, झांसी से, कानपुर से नाना साहब करते हैं। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से इसमें वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ से करते हैं, ब्रिटिश कादिर अवध से करते हैं। तो अलग अलग जगहों से लीडर्स जो हैं यहाँ पर इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं लीडर्स की वजह से ये रिवोल्ट जो है बहुत बड़े लेवल पर फैल जाता है, राइट। अब इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें दिल्ली को कैप्चर करना होगा। तो दिल्ली को कैप्चर करने के लिए उन्हें दो तरफ से अटैक किया। एक तरफ तो पंजाब से अटैक किया, तो दूसरी तरफ यहाँ से
कलकत्ता से किया। तो दोनों तरफ से अटैक होने की वजह से बहादुर शाह जफर की आर्मी जो है वो हार जाती है और इस तरीके से रेड फोर्ट पर वो कब्जा कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर को हमेशा हमेशा के लिए रंगून भेज दिया जाता है और इस तरीके से दिल्ली को कैप्चर कर दिया जाता है। तो जब दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो थोड़ा सा ये स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन होने से इनको थोड़ा सा फायदा ये मिलता है कि अब इसको हम पूरी तरीके से सस्पेंस कर सकेंगे। तो धीरे धीरे करते हैं और ये सारी चीज़ों को प्लान करके एक के बाद एक जगहों पर ये जा करके इसको दबाते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसकी जब जीत की खुशी मनाई जाती है तो उसके लिए काफ़ी सारी पेंटिंग्स जो है वो बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर दो पेंटिंग बहुत ही फेमस हैं। तो उसमें एक में दिखाया गया है क्या दिखाया गया है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ, किस तरीके से वो उनको सरप्रेस करके अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। ठीक है, उनको इंडियन को उनके पैरों में दिखाया गया है। एक था आपका इन मेमोरियम पेंटिंग, उसमें ये दिखाया गया है कि जो डर का माहौल था वो सिर्फ इंडियन के अंदर नहीं था बल्कि उनकी फैमिलीज के अंदर भी था, उनके अंदर भी था। ये डर का माहौल वहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरीके से एक मिस विलर करके एक पेंटिंग दिखाई गई है जिसमें एक मिस विलर जो है, जो एक ब्रिटिश वुमन थी, अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे रिबेलियंस को मार रही है। इस तरीके से देखो कैजुअलिटी दोनों तरफ हो रही थी, इंडिया में भी हो रही थी और ब्रिटिशर्स की भी हो रही थी। राइट, अब यहाँ बताया जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को एक के बाद एक, ठीक है, रिप्रेस किया जाएगा। अब यहाँ अवध को सबसे बड़ा इनका जो एक मोटिव था वो था अवध को कैप्चर करना। अवध को कैप्चर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। पहला तरीका कि अवध को ये इसलिए पाना चाहते थे, कहते हैं ना कि एक चैरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ, ये डलहौजी ने कही थी 1851 में। अवध उस टाइम में सबसे प्रॉस्पर, सबसे बड़ा राज्य माना जाता था। बहुत सारी यंग पॉपुलेशन इसमें रहा करती थी जो कि वो अपने काम में ले सकती, अपने नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी वो मार्केट उसमें बना सकते थे। तो अब अवध को कैप्चर करना था, लेकिन वाजिद अली शाह था। तो वाजिद अली शाह पर सबसे पहले अवध पर सब्सिडरी अलायंस को इंपोज किया गया। यानी कि राजा जो है कोई भी काम करेगा उनसे पूछ कर करेगा, अपनी इतनी आर्मी नहीं रखेगा और जितनी थोड़े बहुत आर्मी होंगे सारे के सारे खर्चा वो खुद देगा। इस तरीके से सब्सिडरी अलायंस में कहा गया और ब्रिटिशर्स की तरफ से बोला गया था कि आपके इंटरनल और जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो ये राजा ने मान लिया। अब ऐसे तो अवधात नहीं आया, तो फिर उनको मिस गवर्नेंस का एलिगेंस लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके उनको डिथ्रोन कर दिया जाता है, कलकत्ता भेज दिया जाता है। तो अवध इनके हाथ में आ गया। तो ये और थोड़ा सा उसको स्लो डाउन करने में वो हो गए, थोड़े से और सक्सेस हो गए। राइट, फिर उसके बाद में यहाँ पर समरी सेटलमेंट। समरी सेटलमेंट क्या होता है? 1859 के अंदर समरी सेटलमेंट, 1856 के अंदर, ठीक है, 1856 के अंदर ये समरी सेटलमेंट आता है। ठीक है, समरी सेटलमेंट क्या था? यानी कि जमींदारों ने जो किसानों की जमीनों को हड़पा हुआ था वापस से उनको जमीन दे करके किसानों को खेती वेती करने के लिए दे दी। अब जब वो खेती करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, तो उन पर रेवेन्यू इंपोज करेंगे। इतना रेवेन्यू इंपोज कर दिया कि एक तरफ तो जमींदार तो उनसे छीनने की वजह से उनके अगेंस्ट हो गए, तो पीजेंट्स जो इनके अगेंस्ट होंगे वो ज्यादा रेवेन्यू करने की वजह से होंगे। तो ये सारे लोग जब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तब ये बहुत बड़ा रिवोल्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये इतना बड़ा रिवोल्ट था कि बहुत सारे हिस्टोरियन ने कह भी दिया इसको कि ये इंडियन इंडिपेंडेंसी के लिए उठाया गया पहला सबसे बड़ा कदम माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रूमर और प्रोफेसिस के बारे में बात करते हैं। तो ये ग्रीस कार्टेजेस थे, ऐसा देखा नहीं था किसी ने कि भाई ग्रीस कार्टेजेस के अंदर काउ और पिगफेट का कोट किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, बोला भी कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात कहाँ से क्रिएट होती है? जब कलसी ने बताया कि एक दिन आने वाला है जब पूरी तरीके से हम सभी लोग जो हैं इसमें इक्वल हो जाएंगे, ना कोई छोटी कास्ट का रहेगा ना बड़ी कास्ट का रहेगा। उसके बाद में ये भी रूमर था कि जो मार्केट में आटा सेल होता है उसको भी लोगों ने खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि हो सकता है ब्रिटिशर्स ने इसमें भी काउ और पिग्स की बोन का पाउडर बनाकर इसमें मिक्स कर दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रीजन क्या था? रिबेलियंस चाहते थे कि दोबारा से हमारा वही टाइम आ जाए जो पहले मुगलों के टाइम में था, है ना, पहले हंसी खुशी रहा करते थे, इनको बैक टू पवेलियन करना है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर के इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। हालांकि ये जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन होते होते बिल्कुल इसको खत्म कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भी रियलाइज हो गया था कि हाँ, अब इंडिया में जो है कहीं ना कहीं ज्यादा दिन तक हम टिकने वाले नहीं है, तो पूरा का पूरा चैप्टर इस तरीके से करना है। अब हम करते हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट को। तो महात्मा गांधी और नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या बताया जाएगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी, ये जो गांधीयन एरा है 1915 से लेकर के 1948 तक का गांधीयन एरा कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गांधी जी रिटर्न होते हैं क्योंकि वो साउथ अफ्रीका गए थे बैरिस्ट्री करने के लिए, रिटर्न होते हैं 1915 में। ठीक है, अब यहाँ साउथ अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, वहां पर उनको सबसे बड़ी अपनी लाइफ की पहली सक्सेस मिलती है। जब वो वापस से आते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया में भी बैक टू बैक यहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाए जाते हैं। 1817 के अंदर चंपारण मूवमेंट,
1917 के अंदर चंपारण मूवमेंट, 1918 के अंदर खेड़ा मूवमेंट और आपका अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। तो बैक टू बैक, चाहे वो लोकल ही थे, लेकिन इससे गांधी जी को सक्सेस मिलती है और थोड़ी सी एज मिल जाती है कि अब मैं इंडिया में कुछ ऐसा कर सकता हूं लोगों का सपोर्ट लेकर के, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से हम वापस से भेज सके। ठीक है, अब यहाँ पर अर्ली मास मॉब 1917 से लेकर के 1918 में, ये 3 बैक टू बैक क्यों होते हैं, सत्याग्रह आंदोलन चलाए जाते हैं। उसके बाद में जब जैसे गांधी जी 1915 में आते हैं तो यहाँ पर 16 में बीएचयू की ओपनिंग होती है। तो 1916 में बीएचयू की ओपनिंग के दौरान गांधी जी को बुलाया गया और वहाँ पर पता चला कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है। बीएचयू की ओपनिंग के दौरान ही यहाँ पर गांधी जी ने स्पीच दी थी, उससे बाकी के लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, गांधी जी को जानने लगते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 1917-18 में ये सारे के सारे सत्याग्रह मूवमेंट होते हैं लोकल। उसके बाद में यहाँ पर 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। इसको हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरीके से इंडिया के अंदर बढ़ती पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोक सके। ये सारा का सारा इसमें था। तो इसके लिए क्या करते हैं, गांधी जी इसको अपोज करने के लिए एक मीटिंग का ऐलान करते हैं। सभी को बोलते हैं कि हम पंजाब अमृतसर के अंदर मीटिंग करेंगे और वहां पर एग्जीक्यूट करते हैं। सभी मिनिस्टर्स वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, पहुंचने नहीं दिया। जनरल डायर अमृतसर जलियांवाला बाग में पहुंच जाते हैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ में, फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे लोग इंजर्ड और मारे जाते हैं। तो अब गांधी जी ने क्या किया, अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया कि बहुत हो गया, अब तो इनको सबक सिखाना चाहिए। तो 1920 के अंदर गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसी बीच क्या होता है, इसी बीच गांधी जी, अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम कब स्टार्ट होता है, 1920 में। लेकिन इसी के पैरेलल में चल रहा था खिलाफत मूवमेंट, जो कि ऑटोमन एम्पायर जो था उसके जो खलीफा थे, है ना, तो उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा था। तो यहाँ पर जब मुस्लिम्स आते हैं, ठीक है, कि हमारी हेल्प करने के लिए, तो गांधी जी ने उनको ओके कर दिया और इसी के पैरेलल में ये एनसीएम भी चलाया जाता है। ठीक है, अब इसी दौरान क्या होता है, 1922 के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। इस घटना को लेकर के गांधी जी अपना ये एनसीएम कॉल ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस ने क्या किया था, बहुत सारे पुलिसमैन, 22 पुलिसमैन को एक पुलिस स्टेशन में आग लगाकर उनको जला दिया गया था। तो इस घटना से दुखी होकर गांधी जी अपना एनसीएम वापस ले लेते हैं। तो फौरन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 1924 के अंदर गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। 24 से लेकर के 28 तक गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म्स किए। फिर 1929 में लाहौर सेशन में एक अधिवेशन होता है, किसका, कांग्रेस का। तो वहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंसी की डिमांड को रखा जाता है, ऑथ टेकिंग ली जाती है। फिर उसके बाद में 1930 में गांधी जी ने अपना सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट किया, किससे, दांडी मार्च से। दांडी मार्च क्या था, सॉल्ट पर उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था ब्रिटिशर्स ने। इस टैक्स को हटाना था, क्योंकि सॉल्ट जो है वो सभी लोग यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करेंगे तो उसको खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट हो रहा है ना, लेकिन इंडियंस को नुकसान हो रहा है ना। तो इंडियन को डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनाने देते थे, मैन्युफैक्चरिंग करने देते थे नमक की, चलो सेल के लिए छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ये अपना दांडी मार्च स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस दौरान जब 1924 से लेकर के 28 के बीच में क्या करते हैं, गांधी जी सोशल रिफॉर्म्स करते हैं। तो सबसे पहले चरखा को ज़्यादा ये एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि चरखा एक ऐसा हमारे हाथ में काइंड ऑफ मशीन कह सकते हो, जिससे कि आप यूज़ करके खादी बना सकते हो और खादी बना करके आप अपनी साइड इनकम भी कर सकते हो। एक सेल्फ रिलायंस जैसा है। ठीक है, इसको बोला। 1928 के अंदर क्या होता है, साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर रहे थे, है ना, लाला लाजपत राय उस भीड़ को लीड कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। पूरा इंडिया जो है वो शोक में डूब जाता है। इस वजह से 1929 के अंदर क्या किया जाता है, 1929 में एक लाहौर में अधिवेशन होता है, कांग्रेस का सेशन होता है। वहाँ पर कंप्लीट पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखते हुए अब वो लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1930 में पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिया में नेशनल फ्लैग के साथ एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1931 के अंदर क्या होता है, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें यह बताया गया था कि तुम जो है वो अपने इंडियंस को बोलो। इरविन ने कहा कि वो वर्ल्ड वॉर में हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करें, हम तुम्हें जो पावर देनी है वो दे देंगे, जो भी तुम डिमांड कर रहे हो। गांधी जी ने कहा नमक पर से कानून हटाना है, हमारे प्रिजनर्स को, जो पॉलिटिकल लीडर्स को प्रिजन किया उसको आप रिलीज़ कर दिए। तो इस तरीके से डिमांड रखी जाती है। दोनों के बीच में ये पैक्ट साइन होता है। लेकिन ये बात होगी
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में होगी। गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं अटेंड करने के लिए 1932 में, लेकिन कम बैक करते हैं बहुत ही सैडनेस के साथ में, क्योंकि उनसे कुछ भी ना पूछा गया, ना उनको बोलने का मौका दिया गया। तो गांधी जी वापस से आ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सॉल्ट लॉ ये वगैरह हो गया। तो गांधी जी क्या करते हैं, अब उन्होंने जो है 1932 के अंदर पूना पैक्ट होता है। जब वापस आते हैं तो पता चला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्शन की डिमांड को की परमिशन ले ली है कि वो डिप्रेस क्लास लोगों के लिए सेपरेशन इलेक्शन कराएंगे। उसके बाद गांधी जी उनसे बातचीत करते हैं, उनको मना लेते हैं और रिजर्वेशन पर आकर बात थोड़ी सी सॉल्व हो जाती है। उसके बाद में जो है लगातार कोई ना कोई छोटे मोटे जो है वो मूवमेंट चलते रहते हैं। फिर उसके बाद में जब आखिरकार 1942 के अंदर गांधी जी ने अपना लास्ट नेशनल मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, तो लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है ना। अब तो ब्रिटिशर्स को लग गया था कि अब तो जो है कुछ नहीं होने वाला है, अब तो हमें इनको पावर देनी पड़ेगी। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन जाती है वगैरह। लेकिन इससे पहले यहाँ पर यहाँ वो आते हैं 1942 के अंदर। क्या आता है 1942 के अंदर? क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। और 1946 के अंदर क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है। ये भी याद रखना, 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आता है। हालांकि ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इंडिया का पार्टीशन रोका जाए, इन तीनों पार्टीज़ के बीच में थोड़ा सा पैचअप करा जाए, लेकिन ये फेल हो गया। 42 के अंदर ही क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से मास मूवमेंट बन जाता है। आखिरकार हमारा इंडिया आज़ाद हो जाता है, लेकिन ये 2 पार्टीशन के बाद में इंडिया को इंडिपेंडेंसी मिली है, तो इसको कहा जाता है ट्यूमिल्टियस टाइम, है ना। तो उसके बाद में जब गांधी जी हिंदू मुस्लिम के झगड़े को रोकने के लिए जगह जगह उनके पास जा रहे थे, तो हिंदुओं को लग रहा था, जैसे किसी हिंदू को लगा होगा कि गांधी जी मुस्लिम्स को ज़्यादा करें, क्योंकि उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाओ, एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उसमें एक नाथुराम गोडसे, तो एक जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी मुस्लिम्स को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, तो 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे की गोली का शिकार हो जाते हैं और उनको शूट कर दिया जाता है, ठीक है। गांधी जी के पॉलिटिकल करियर्स के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? स्पीचेस से, राइटिंग से, लेटर से, बायोग्राफी से, ऑटोबायोग्राफी से, पुलिस रिकॉर्ड से, गवर्नमेंट रिकॉर्ड से, यहाँ से पता चलता है। अब हम लास्ट चैप्टर करते हैं फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अब 1946 में ब्रिटिशर्स ने हमें एक टास्क दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाओ, तभी हम तुम्हें पावर को हैंड ओवर करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सबसे बड़ा टास्क हमारे सामने था, हमने ये बना लिया तो ये हम पावर हैंड कर देंगे, ठीक है, हैंड ओवर कर देंगे। तो मैंने कहा ना कि ट्यूमिल्टियस टाइम, यानी कि इंडिया पाकिस्तान 2 अलग कंट्री हो। एक तरफ खुशी भी थी कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, दूसरा हमारी जो पूरा का पूरा इंडिया था 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पर बताया गया है। इस पार्टीशन के दौरान जो है बहुत बड़े लेवल पर वॉलेंसी देखी गई हिंदू मुस्लिम की। प्रिंसली स्टेट की यहाँ पर सिचुएशन जो थी वो अपगॉइजेस थी, कन्फ्यूजन भरी थी कि हमें क्या करना है। उन्होंने कहा जो तुम्हें करना है करो, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिया का पार्ट बनने में रेडी हो जाते, और ये काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन कुछ एक ऐसे भी थे जो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर वो बाद में मान भी गए थे। इस तरीके से यूनाइट होकर के अब ये क्या करेंगे, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार की जाती है 1946 से लेकर के 1949, ठीक है। 1946 से पहली बार क्या होती है, 1946 में पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, और इस तरीके से 46 में ये बनना स्टार्ट हो जाता है, और 49 के अंदर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। फिर इस पर सिग्नेचर किए जाते हैं दिसंबर 1949 के अंदर। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे जो है वो इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया था। और पहली बार 26 जनवरी में, मैंने कहा ना कि 1930 में पहली बार हमने नेशनल फ्लैग के साथ इसको सेलिब्रेट किया था अपने इंडिपेंडेंस, इसीलिए 26 जनवरी को ही एक यादगार के रूप में इसको रखा गया था। उसके बाद यहाँ पर पहली बार प्रोविजनल इलेक्शन होते हैं 1946 के अंदर, ठीक है। अब ये जो असेंबली के मेंबर जो चुने जाएंगे ना, वो प्रिंसली स्टेट से चुने जाएंगे, है ना। और जो बाकी जो सोशल, जब हमारा
एक नेशनल स्ट्रगल जो चल रहा था, मूवमेंट जो चल रहे थे, तो उसके दौरान बहुत सारे जो ऐसे छोटे मोटे लीडर थे उनके बीच में यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। तो हर एक एरिया से कोई ना कोई अपनी अपनी कमेटी की तरफ से इलेक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर, वो आकर के असेंबली के मेंबर बनते हैं। तो टोटल कितने मेंबर बने, तो टोटल 300 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बनाए जाते हैं। ये अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी तरह का काम कर रहा था, कोई किसी तरह का। अब यहाँ पर नेहरू जी ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने। उसमें यह बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसका एक लेआउट बताया गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेशन की, अलग अलग प्रिंसली स्टेट के राजाओं को इंसिस्ट करके उसको इंडिया का पार्ट बनने के लिए उनको राजी किया, ठीक है। प्रसाद जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनाए जाते हैं। बी.एन. राव कौन थे, तो बी.एन. राव जो थे वो एडवाइजर थे GOI के, ठीक है, एडवाइजर थे GOI के, और S.N. मुखर्जी इनको असिस्ट कर रहे थे। तो ये कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन विजन पर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या होगा कि हमारा इंडिया जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम पर काम करेगा, सभी सिटीजन को इक्वल राइट देगा, और इक्वल राइट देंगे तभी जाकर के हमारी कंट्री स्ट्रांग होगी, क्योंकि सभी लोग खुश रहेंगे, सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें प्रोसीजर रखे जाएंगे, पॉइंट्स रखे जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता है। सेफ गार्ड के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, सोशल इकोनॉमिक्स से पिछड़े हुए सभी के लिए जो है इक्वल राइट्स यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर राइट को डिफाइन करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, क्या होते हैं राइट, किसी को नहीं पता था, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड थी, अलग अलग तरीके से कर रहे थे। सभी की डिमांड को सुन करके डिस्कशन किया जाएगा और फिर उसको फाइनलाइज किया जाएगा, तो तभी जाकर के उसको राइट दिए गए। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे किसकी, पावर ऑफ स्टेट की। स्टेट और सेंटर को लेकर के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, किसको पावर ज़्यादा दी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा दी जाए, क्योंकि उनके ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा होता है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों चीज़ें देखनी होती है। स्टेट को भी पावर दी जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए स्टेट जो है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो राइट्स उनको भी दिए गए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं किसकी, लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज पर भी एक लैंग्वेज कमेटी बिठाई जाती है। तो यहाँ पर पहले बोला गया था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जो कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर आर.वी. धुलेकर का कहना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी भाषा में लिखना चाहिए। तो हिंदी के जो अपोजर थे वो कहते हैं कि क्यों लिखा जाना चाहिए, तो इसके लिए एक लैंग्वेज कमेटी बिठाई जाती है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को परमिशन दी जाएगी कि वो अपने अपने स्टेट में अपने अपने रीजनल लैंग्वेज के थ्रू जो है बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई जो होगी वो उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी, लेकिन हिंदी और इंग्लिश भी मैंडेटरी होंगे। पहले के 15 साल तक इंग्लिश होगी, देन उसके बाद में हिंदी वगैरह होगी। तो ये इस तरीके से हमारी जो लैंग्वेज कमेटी थी वो ऐसे डिसाइड करती है। आर्टिकल 356 ये कहता है कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो गवर्नर की हेल्प से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर सकती है। तो ये आर्टिकल 56 कहता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जाएगा, सोमनाथ लाहिरी का कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है ये इंडियंस के लिए नहीं बनी है, ये एक सोची समझी चाल है जो ब्रिटिशर्स ने रची है, तो हमें इस जाल में फंसना नहीं है। तो मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन बाद में ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। और ये कौन थे, एक सोशलिस्ट लीडर थे। उसके बाद में यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो डिप्रेस क्लास लोगों की तरफ से लीड कर रहे थे, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी थे। माइनॉरिटीज़ की तरफ से NG रंगा थे। जयपाल सिंह जो थे वो ट्राइबल्स की तरफ से थे, और जो श्रीमती दुर्गाबाई हैं या अदर जो विमेन हैं तो वो विमेन के लिए बोल रही थी। तो यहाँ पर हर एक फील्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स को बात रखने का मौका दिया जाएगा, डिस्कशन होगी और उसमें कोई ना कोई यहाँ पर पॉइंट्स को मेंशन किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, जैसे के सनातन थे, ठीक है, वीक स्टेट। तो स्टेट वीक कब हो जाएगा, जब उसको डिपेंड होना पड़ेगा। तो स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको पावर देनी चाहिए। तो उसके लिए ना 3 लिस्ट बनाई जाती है, यूनियन लिस्ट और आपकी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पूरा का पूरा इतने काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और स्टेट लिस्ट में इतने काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, इतने काम दोनों मिल करके करेंगे। तो इसके लिए 3 लिस्ट बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सेपरेट इलेक्शन की डिमांड को लेकर के कौन क्या कहेगा। बी पोहकेर बहादुर का मानना था कि सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अदर लीडर्स ने उनको साइड किया। तो यहाँ पर कहते हैं कि सेफ गार्ड जो है, अब जैसे यहाँ पर
किनका कहना था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि सेपरेट इलेक्शन एक पॉइजन के समान है जो कि हमारी पॉलिटिकल बॉडी में एंटर करके उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देगी। ऐसे ही जो बेगम इजाज रसूल थी वो कहती है सेपरेट इलेक्शन अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने के बराबर है, तो ये नहीं होने चाहिए। अलग अलग लीडर्स ने इसके लिए अलग अलग अपनी ओपिनियन दी। नतीजा क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि इस डिमांड को खारिज कर दिया जाता है और यहाँ पर सभी लोग यूनाइट होकर के काम करने लगते हैं। तो आउटकम क्या निकलता है, आउटकम निकलता है डिमांड रिजेक्टेड, यूनाइटेड पॉलिटिकल सिस्टम और ऑल द सिटीजन पार्टिसिपेट टुगेदर। तो ये इसका रिजल्ट निकलता है, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो सभी लोग अगर अपने अपनी कास्ट के लिए, अपने अपने फील्ड्स के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्शन कराएंगे तो ये देश बिल्कुल बिखर जाएगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इसको साइड कर दिया जाता है, डिमांड को खारिज कर दिया जाता है और फिर से सब लोग मिल करके इसकी जो है इस पर काम करने लगते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको सारे के सारे चैप्टर्स रिकॉल हो गए होंगे, ठीक है। नहीं हुए तो फिर से एक बार इसको देखना, ये क्विक रिवीजन थे। अगर आपको इसको देखना है, वन शॉट में देखना है, तो पूरी हिस्ट्री को मैंने 12 आवर्स की क्लास ली है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए मैंने सेपरेट बुक की भी आपकी मैराथन ले ली, उसको भी आप देख सकते हो। सेपरेट 1-1-1-1 चैप्टर करके भी मैंने पूरी की पूरी आपको डिफाइन करा वन शॉट के अंदर, उसको भी देख सकते हो। तो किसी भी तरीके से अब आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरह का आप सेशन चाहते हो सब कुछ मैंने दे दिया है। अब इसके बाद आपको सीयूटी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। महापैक को ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाकर के इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर। तो सबसे पहले आपको करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर जाओगे, जैसे आप जाओगे इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जाओगे, महापैक पे जाओगे, देन उसके बाद में यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ का महापैक यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर बाय नाउ करोगे, बाय नाउ करने के बाद कूपन कोड लगाओगे Y489, या फिर महापैक के अलावा एक और इंडिविजुअल बैच है, लाइव बैच है, सिंगल बैच है जिसका नाम है एम्बिशन फास्टैग 2.0 बैच, उसको भी आप एनरोल कर सकते हो। तो बस ये कूपन कोड लगाना है और एनरोल करना है, अपनी सीयूटी की तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर देनी है। जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम को फोड़ा है वैसे हम सीयूटी की प्रिपरेशन भी करने वाले। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।